चलो आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ के बारे में जानेंगे। कूलॉम्स लॉ क्या होता है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं और ये चैप्टर दूसरे चैप्टर से रिलेट कितने तरीके से करता है। सपोज दैट दो चार्ज हैं, एक चार्ज Q1 है और एक चार्ज Q2। When 2 point charges are placed at a distance of small r, then the force of attraction or repulsion between them, इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है या रिपल्शन, अगर सेम साइन है तो रिपेल करेंगे, ऑपोजिट साइन है तो अट्रैक्ट करेंगे। तो इनके बीच लगने वाले फोर्स के बारे में हम लोगों को जानना है। सपोज दैट द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस विल बी स्मॉल आर। कितनी है? स्मॉल आर। अब बात आती है कि अगर ये दोनों चार्ज पॉइंट हैं, ये वाले पॉइंट चार्जेस हैं, तो इनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अच्छी तरीके से लगेगा। लेकिन अगर ये स्फेरिकल बॉडी है, स्फेरिकल बॉडी है, तो कूलॉम्स लॉ उतना अच्छे से वैलिड नहीं होगा। उसका कारण ये है कि अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर उस वाले पर पॉजिटिव चार्ज होगा, तो हम लोग देखेंगे इनके बीच में इंडक्शन हो जाएगा। ये वाला प्लस इस वाले को रिपेल करेगा, तो नेट पॉजिटिव चार्ज पीछे शिफ्ट करेगा, इसका भी नेट पॉजिटिव चार्ज पीछे शिफ्ट करेगा। तो डिस्टेंस अब सेंटर से इनके बीच की डिस्टेंस से ये ना रह करके कुछ ना कुछ डिस्टेंस बढ़ जाएगी। ये दोनों अगर माइनस चार्ज होते तो भी ये नेगेटिव इस नेगेटिव को रिपेल करता, तब भी ये पीछे हो जाते और ये आगे हो जाता। बात समझ आ रही? इसकी सिचुएशन हमारे पास ये बनती, माने एक स्फेरिकल बॉडी ये है, एक स्फेरिकल बॉडी ये है, तो प्लस चार्ज होगा वो ये शिफ्ट कर जाएगा कहाँ? बैक साइड चला जाएगा। बैक साइड चला जाएगा तो इसका मतलब सेंटर ऑफ जो चार्ज है वो हमारा कहीं यहाँ होगा, ये भी कहीं यहाँ होगा। अब इनके बीच का जो सेपरेशन है वो इस सेपरेशन से क्या होगा? ज्यादा होगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू कुछ क्या होगी? आर के बढ़ने पर फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी। ये बात समझ आई? अच्छा चलो, अगर एक हमारे पास पॉजिटिव होता और एक हमारे पास नेगेटिव होता, सपोज दैट यहां पर पॉजिटिव ले लिया और यहां पर हमने दूसरे वाले पर नेगेटिव चार्ज ले लिया, तब आप कहते कि इनके बीच इंडक्शन में अट्रैक्शन लगेगा और ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को कहां कर देगा? अपनी पास खींच लेगा। अब इसकी सिचुएशन जो बनकर आएगी वो कुछ इस तरीके से होगी, प्लस वाला आगे आ जाएगा और नेगेटिव वाला पीछे चला जाएगा। ये तो सेंटर ऑफ चार्ज होगा वो यहाँ बीच में ना होकर के कुछ यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। अब इनके बीच का जो सेपरेशन है वो कैसा होगा? इस आर के कंपैरिजन में आर डैश होगा, जो कि आर से कम होगा। तो यहां पर उतना अच्छे से नहीं लगे। अगर इनके बीच का सेपरेशन बहुत ज्यादा कर दिया जाए तब इनके बीच इंडक्शन नहीं होगा। डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर। ये बात समझ आई? कूलॉम्स लॉ है क्या? क्या बताता है? व्हेन टू स्टैटिक पॉइंट चार्ज रुके हुए हैं और पॉइंट है। पॉइंट का मतलब होता है जैसे मैं यहां पर हूं, ये लड़का यहां पर, हम दोनों पॉइंट तो नहीं, मेरा भी अपना कुछ साइज है, इसका भी अपना कुछ साइज है, तो हम लोग पॉइंट नहीं। लेकिन ये अपने गांव में पहुंच जाएगा और मैं यहां हूं, ये डिस्टेंस इतनी ज्यादा कि इस डिस्टेंस की कंपैरिजन मेरा साइज निग्लेक्सिबल है, तो हम दोनों पॉइंट की तरह बिहेव करेंगे। पॉइंट का मतलब समझ आता है? सन हमारा पॉइंट नहीं है, अर्थ हमारी बहुत बड़ी है, पॉइंट नहीं। लेकिन अर्थ और सन के बीच की सेपरेशन की बात करेंगे तो इसके तुलना में, इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में ये दोनों किस तरीके से बिहेव करेंगे? पॉइंट। सर आर का सेपरेशन बढ़ा तो एफ का मान घटा, वो अभी आगे आएगा। एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ऑन इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ आर एफ विल बी डिक्रीज। आर छोटा हुआ है तो एफ बढ़ जाएगा, एफ बढ़ेगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है। यहाँ पर एफ बढ़ेगा, यहाँ पर डिस्टेंस मान लीजिए आर थी, ये आर डैश है, आर से कम है, तो आप कहते हैं कि यहाँ पर क्या होगा? डिस्टेंस तो हमारी क्या हो रही है? सॉरी, बढ़ रही है। जब ये बढ़ रही है तो इसका मतलब फोर्स यहाँ कैसा हो रहा है? कम। यहाँ पर डिस्टेंस कम हो रही है तो फोर्स कैसा हो रहा है? ज्यादा। फिलहाल अब डेफिनेशन पे आते, वेन टू स्टैटिक, स्टैटिक का मतलब रुके, मूव नहीं करना चाहिए। अगर ये मूव करेंगे तो हमें मालूम है चार्ज जब मोशन में होता है तो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, इसलिए ये फिर कूलॉम्स लॉ अच्छे से नहीं लगेगा। बात समझना?
कूलॉम्स लॉ तभी अच्छे से लगेगा जब ये दोनों स्टैटिक हो और पॉइंट। अच्छा, तो इनके बीच लगने वाला फोर्स जो है वो इनके प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा प्रोडक्ट इनका होगा, माने मल्टीप्लीकेशन जितना ज्यादा, फोर्स भी उतना ही ज्यादा, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है? इन दोनों के बीच के सेपरेशन के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दो बातें। प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ? सपोज दैट एक चार्ज E है और एक चार्ज हमारे पास 4E है, दोनों पॉजिटिव हैं तो रिपेल करेंगे, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, फिर मैं कह दूं ये वाले पर ज्यादा फोर्स लगेगा कि इस वाले पर फोर्स ज्यादा लगेगा? E पर ज्यादा लगेगा कि 4E पर फोर्स ज्यादा लगेगा? ई पे लगेगा सर। E पे ज्यादा लगेगा। अच्छा, क्योंकि ये 4E बड़ा है ना। अच्छा, इस वाले ने इस वाले को फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, इस वाले ने इसको रिपेल किया इस डायरेक्शन में। फिर मैंने फोर्स की वैल्यू जब देखी तो फॉर्मूला ये बना, माने ये कांस्टेंट मान लो कोई भी, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, R इज द डिस्टेंस। अच्छा, आप ये बताओ, इसका भी फोर्स यही आएगा और इसका भी फोर्स ये आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि टू फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट वर्क करते हैं। जैसे, तो अब जब दो फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट लगे तो न्यूटन से थर्ड लॉ को भी फॉलो करेंगे। क्या करेंगे? तो कूलॉम्स लॉ फॉलो न्यूटन थर्ड लॉ। किसे फॉलो करता है? न्यूटन थर्ड लॉ को। तो हमेशा याद रखना कि ऐसा नहीं है कि ये छोटा है तो ये कम फोर्स लगाएगा, फोर्स के फॉर्मूले में तो प्रोडक्ट है, इसलिए टू फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट लगेंगे। एक बात तो ये। दूसरा, अब इसको हम लोग एक साथ अगर लिखना चाहें तो Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, इक्वल का साइन लगाया, कई प्रैक्टिकल किए तो वैल्यू निकल कर आई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर के, और लिख दो। ये तो कूलॉम्स फोर्स हो गया, सब लोग जानते हैं। ये दो टर्म जो है एप्सिलॉन नॉट और के, इनके बारे में बच्चा कंफ्यूज होता है, ये नई चीजें कहां से आ गई। K is the dielectric constant, माने एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी। अब ये परमिटिविटी नाम से ही समझ में आ रहा कि परमिट कितना करता है, माने इन मीडियम के बीच जो फोर्स लगा हुआ है वो कितना परमिट कर रहा है हमको, उसके बारे में हमें बताना। माने अगर मैं वैक्यूम में हूं, आजा बेटा, अगर मैं वैक्यूम में हूं तो फोर्स की वैल्यू कैसी होगी? मैक्सिमम। अगर मैं वाटर में आ जाऊं तो कौन सी चीज है जो इसके फोर्स को कम कर देती है? यानी कि अब फोर्स को कम परमिशन होगा एक दूसरे पर इंटरेक्ट करने के लिए। दिस टर्म रिप्रेजेंट, ये वाला जो टर्म है ये बताता है कि फोर्स को कितना कम करना है या कितना बढ़ाना है। मीडियम का के बढ़ाते जाओगे तो ये एप्सिलॉन बोलेगा कि फोर्स को हम कम करते जाएंगे। जैसे जैसे डाइलेक्ट्रिक बढ़ाओगे तो एप्सिलॉन कहता है कि मैं उस फोर्स को कम करता जाऊंगा। वैक्यूम में सबसे कम क्या होता है? वैक्यूम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है? 1। ये कभी एक से कम नहीं होगा। तो K इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। हालांकि वैक्यूम की होती है 1, लेकिन वैक्यूम की होती है परमिटिविटी, वैक्यूम के लिए होती है वो 8 पॉइंट समथिंग जो भी है उसकी वैल्यू, और किसी मीडियम के लिए थोड़ी वैल्यू ज्यादा होती है। लेकिन अब ये चीज अगर बढ़ेगी तो फोर्स क्या होगा? कम होगा कि बढ़ेगा? ऑन इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ दिस टर्म देन द वैल्यू ऑफ द फोर्स विल डिक्रीज। क्या होगा? फोर्स की वैल्यू डिक्रीज करती जाएगी। तो एप्सिलॉन नॉट क्या बताता है? ये एक ऐसा टर्म है जो दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स को परमिट करता है कि अब ज्यादा परमिशन दे रहा है या फिर अब कम परमिशन दे रहा है। जैसे जैसे डाइलेक्ट्रिक बढ़ाओगे तो यही एप्सिलॉन नॉट उनके बीच लगने वाले फोर्स को कम परमिट करेगा। तो परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम समझ में आया? तो इसको मैंने ये लिखा सर, ये मैं यहां से हटा देता हूं के, हम लोग लिख देते हैं 1, किसके लिए? फॉर एयर और वैक्यूम। के की वैल्यू 1 रखी तो F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। एक छोटा सा अगर ग्राफ बनाना चाहे फोर्स और R के बीच तो ये ग्राफ भी बना सकते। कैसा? कहीं टच नहीं करेगा, इसको कहते हैं हम लोग रेक्टेंगल हाइपरबोला।
हमेशा y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये बनता है ये। ठीक, कोई दिक्कत यहां तक? अभी तो हम लोगों ने क्या देखा, केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। ये पॉइंट मास पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है, इनके लिए ये फोर्स वैलिड नहीं है। ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, इनके लिए वैलिड नहीं है। अच्छा, कुछ बातें ध्यान रखो, ये स्टैटिक यानी रेस्ट में तभी वैलिड है, रेस्ट में है तो ये न्यूटन थर्ड लॉ को भी फॉलो करेगा। किसे फॉलो करेगा? माने इस पर लगने वाला फोर्स कौन लगा रहा, वन, कहां, इधर, तो आप कहें फोर्स ऑन टू, लगाने वाला कौन है, वन, F2 1 लिख दिया। इस पर फोर्स कौन लगा रहा है, टू, लग किस पर रहा है, वन पर, लगा कौन रहा है, टू, तो F1 इक्वल एंड ऑपोजिट। अब बारीकी इसकी समझते, इक्वल एंड ऑपोजिट है, न्यूटन से थर्ड लॉ को फॉलो करेगा। अगर इनमें से कोई एक चार्ज मूव करने लगेगा तो न्यूटन से थर्ड लॉ वैलिड नहीं होगा, कारण जब ये मूव करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी तो देगा। मूव करता हुआ चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ क्या देगा, मैग्नेटिक फील्ड। अब इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक ना लग के मैग्नेटिक भी तो लगेगा, लेकिन अगर ये वाला रेस्ट केवल एक मूव करता है, दूसरा वाला कैसा है, रेस्ट में, तो आप कहेंगे केवल इलेक्ट्रिक लगेगा। इसका मतलब एक अगर मूव कर रहा है, दूसरा रुका है, तब भी हमारा ये फॉर्मूला वैलिड होगा। अगर ये दोनों मूव करने लगे, क्योंकि हमें मालूम है किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज अगर रेस्ट में है तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगता। आपने पढ़ा होगा F = QVB, पढ़ा है, साइन थीटा और होता मोस्टली साइन थीटा, ये पढ़ा। अब जब चार्ज रेस्ट में तो V तो जीरो, तो मैग्नेटिक फोर्स कैसा लगेगा ही नहीं। तो आप कहेंगे कि न्यूटन से थर्ड लॉ वैलिड तभी है जब दीज टू चार्ज मस्ट बी इन रेस्ट। अगर इनमें से कोई मूव कर जाए तो आप कहेंगे कि भैया अब ये न्यूटन थर्ड लॉ वैलिड नहीं होगा, तो कूलम्स लॉ भी वैलिड नहीं होगा। ठीक, दो बातें ही समझ आ गई। तो फिलहाल एफ और इसको इतना लिख लो पहले तो, ये चाहो तो इसको बना लेना साइड में। अब ये डेफिनेशन में नहीं लिखा, टू पॉइंट चार्जेस आर प्लेड एट द डिस्टेंस ऑफ स्मॉल आर देन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन between them is directly proportional to product of their charges and inversely proportional to square of the distance between them। ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखने लायक है कि यहाँ पर फोर्स की वैल्यू कब, अगर इनके बीच फोर्स यहाँ लगा था F, ये F लगा, तो सर रहता है और तुम्हारा डिग्रीज क्या, एफ कॉन डिग्रीज हो एफ का मान अगर डिक्रीज किया तो एफ बढ़ जाएगा, इनवर्सली है। जाए, डिग्रीज कर लो। अरे ये नीचे वाली चीज बढ़ती तो ऊपर घटेगी, जाहिर सी बात, ये ग्राफ भी बता रहा है, ऐसे ही करता है। हो गया।
9 × 10⁻⁹ सभी को पता होती है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी सब लोग जानते हैं, कितनी होती है 8.85 × 10⁻⁻12। ये देखो यूनिट कहाँ से मिलती है हमको, अगर यहाँ रखा है कूलाम स्क्वायर, चलो भाई कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन, नीचे आ गया न्यूटन हो गया, मीटर स्क्वायर मीटर, लो भाई यूनिट हो गई। इसी में डायमेंशन कूलाम को हम लोगों ने पढ़ा Q इज इक्वल IT, AT ना, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर T स्क्वायर, ये हो जाए न्यूटन को कहते हैं ML T-2, इसको कहते हैं L2, तो बनेगा कितना M इनवर्स L-3T4A2। दिस इज द डायमेंशन, एक आध दो बार आई है, तो एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन फॉर्मूले से ही निकल आती है। ठीक, करूं के को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और एप्सिलॉन नॉट लगभग सेम चीज बताता है कि जैसे जैसे मीडियम का डाइलेक्ट्रिक बढ़ेगा तो वो फोर्स को कम परमिट करेगा। चलो, तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है कूलम्ब फोर्स में, है ना। आओ आगे देखते हैं। दो चार्ज एक दूसरे से किसी डिस्टेंस पर रखे हैं, मैंने एक चार्ज ये मान लिया और एक चार्ज मैंने ये मान, 2 पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस, कोई दिक्कत नहीं, इनके बीच का कुछ सेपरेशन होगा, मान लो डी। अब हमने थर्ड चार्ज लिया, तीसरा, और बिल्कुल मिड पॉइंट पर रख दिया मैंने स्मॉल क्यू। क्या ये तीनों चार्ज पॉजिटिव हैं? देख तो रहे तीनों सेम साइन के, ये चार्ज कैसे है बेटा, एक्टिव बैठो थोड़ा, हाँ सेम साइन के चार्ज है। अच्छा, उसके बाद मैं कह दूं इस पर फोर्स कितना लगेगा, तो आप कहेंगे इस पर फोर्स बचे हुए दो ही तो लगाएंगे, एक तो ये वाला इसे सेम साइन है तो रिपेल, एक तो ये वाला इस पर लगाएगा ये भी रिपेल माने धक्का देगा। अब हमने कहा कि दोनों के प्रोडक्ट सेम है फोर्स में, दोनों की डिस्टेंस सेम, इसका मतलब इसने जितना फोर्स लगाया है उतना ही फोर्स इतने इसने लगाया, तो नेट फोर्स कैसा हुआ, किसी भी पॉइंट या पार्टिकल पर नेट फोर्स जीरो हो तो वो कहलाता इक्विलिब्रियम। क्या कहलाता है, तो एक से ज्यादा जो फोर्स लगे होते हैं उन फोर्सेस का नाम होता है कॉन्करेंट फोर्स। क्या बोलते हैं, कॉन्करेंट फोर्स के नाम से जान। अगर नेट जीरो है देन द पॉइंट या ये चार्ज कैसा होगा, इक्विलिब्रियम। कैसा हुआ, नेट फोर्स जीरो। तो हम लोगों को इक्विलिब्रियम की तीन सिचुएशंस पढ़नी है, एक स्टेबल इक्विलिब्रियम, दूसरा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और तीसरा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। फिर मैं एक बार बता दूं, इक्विलिब्रियम को समझने के लिए सबसे पहले मैं खड़ा हूं यहां पर, और ये बीच में मेरा कहीं यहां सेंटर ऑफ मास काम करेगा ना इस पॉइंट पर, तो मैंने कह दिया मैं तो इक्विलिब्रियम में हूं। कैसा हूं, अच्छा अब मैं अपनी स्टेबिलिटी बढ़ाऊं तो आप कहेंगे अपनी एनर्जी क्या करूं मैं, कम। जैसे अभी यहां पर है सेंटर ऑफ मास मेरी पूरी बॉडी का एक ऐसा पॉइंट जहां टोटल मास वर्क करता है, तो हमने कहा एच इसकी कुछ हाइट है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, mgh। अब मैं स्टेबिलिटी और बढ़ाना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, इस एच को कम कर दूं, पोटेंशियल एनर्जी कम होगी कि बढ़ेगी, कम हो जाएगी, तो मैं बैठ गया, एच और कम हो गई, इसका मतलब मेरी स्टेबिलिटी और बढ़ गई। ठीक, और मैं लेट गया तो एच सबसे कम हो गई तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। तो जितनी फ्लैट गाड़ियां जो रोड पर चल रही हैं, महंगी गाड़ियां फ्लैट होती हैं, उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। माने अगर किसी टर्न पर वो जाएगी तो पलटने के चांसेस उसके कम होंगे, लेकिन जो ऊंची गाड़ी होगी उसको स्किड करने के चांस ज्यादा होंगे, क्योंकि वो मोर स्टेबल देन जो हाई टाइप की गाड़ियां, जो ऊंची गाड़ियां हैं उनसे उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। तो ये बात समझ आई, स्टेबिलिटी बढ़ाने का मतलब क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी कम करना। एक चीज है, मैं यहां पर खड़ा हूं, वेट नीचे लगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर है, नेट फोर्स मुझ पर जीरो, तो मैं कैसा हूं, इक्विलिब्रियम। मुझ पर कोई फोर्स लगाया अपनी जगह शिफ्ट कर दे, मान लो किसी ने मुझे धक्का दिया शिफ्ट किया तो मैं यहां आ गया, लेकिन फिर मैं यहाँ वापस आना चाह रहा हूँ, लेकिन वहां ना रुक के आगे चलूंगा। जैसे मैं रबर से बंध जाऊं, मैं स्प्रिंग से बंध जाऊं, कोई मुझे धक्का दे दे, मैं यहां जाऊंगा, लेकिन फिर उसके बाद इधर फोर्स ज्यादा होगा, फिर मैं यहाँ आऊंगा, रुकना यहाँ चाहता हूं, लेकिन इनर्शिया की वजह से मैं आगे चला जाऊंगा, और मैं क्या करूंगा, इस तरीके से वाइब्रेट करूंगा और फाइनली मैं वहीं रुक जाऊंगा।
दिस इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम। कि नेट फोर्स तो मुझ पर जीरो है और मुझे अपनी जगह से शिफ्ट कर दिया और मैं वापस वहीं लौट आऊं तो ये मेरा इक्विलिब्रियम कहलाएगा क्या? सिस्टम। ये बात समझ आ गई? और मैं अपनी जगह से अब स्टेबल है तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? मिनिमम होगी। अच्छा, उसके बाद अगर मैं अपनी जगह से कोई मुझे शिफ्ट कर दे, शिफ्ट किया और मैं वापस उसी जगह नहीं पहुंचना, चलता चला जा रहा, आगे कहीं चला गया, नेट फोर्स मेरे ऊपर कैसा था? जीरो। मैं कैसा था? इक्विलिब्रियम में। मुझे शिफ्ट किया गया इक्विलिब्रियम से, मैं वापस ना आकर के वहां आगे बढ़ता चला गया, इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम क्या कहलाएगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये वापस उस पॉइंट पर नहीं आए। अनस्टेबल, मेरी एनर्जी कैसी होगी? पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। अनस्टेबल में पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी? मैक्सिमम। दो बात समझ आ गई। तीसरा, मैं यहां पर हूं नेट फोर्स जीरो में, इक्विलिब्रियम में, किसी ने मुझे शिफ्ट किया, ना मैं वापस आ रहा ना मैं और आगे बढ़ रहा, एज इट इज हो गया। जैसे ही उसने शिफ्ट किया मैं वहीं के वहीं हूं, ना आगे बढ़ रहा भाग रहा हूं ना मैं वापस अपनी जगह जा रहा हूं। दिस इज कॉल्ड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। क्या कहलाएगा? तीन इक्विलिब्रियम समझ आया? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट, वो नहीं मिनिमम मैक्सिमम होती, वो उतनी की उतनी रहती है। जैसे सिचुएशंस में आपको तीन दिखा दूं, एक बाउल ये लिया और एक बाउल ये लिया और एक मैंने ये प्लेन सरफेस कुछ ऐसा टेबल टाइप का ले लिया, ये ग्राउंड है, इस पॉइंट की हाइट कुछ है h1, इस पॉइंट की हाइट है h2, इस पॉइंट की हाइट है h3। मान लो ये एक स्फेरिकल बॉडी मेरे बीच में ली रखी हुई है, नेट फोर्स कैसा है इस पर? नेट फोर्स कैसा है? जीरो। तो आप कह देंगे नेट फोर्स जीरो, दिस ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम। कैसा है? यहां पर मैंने एक टॉप पर रख दिया कोई स्फीयर, कंचा रख दिया, अभी भी ये कहीं लुढ़क नहीं रहा, वही अपनी जगह पर है, तो ये कैसा हुआ? इक्विलिब्रियम। ये भी इक्विलिब्रियम। एक मैंने यहां पर रख दिया, ये अपनी जगह पर ही रखा, ये भी। तीनों कैसे हो गए? इक्विलिब्रियम। पहचानेंगे कैसे? स्टेबल कब, अनस्टेबल कब, न्यूट्रल कब? अच्छा, मैंने कहा इसको अपनी जगह से शिफ्ट किया, अगर इसको मैं शिफ्ट करूंगा तो ये इस तरीके से मूव करेगा, मोशन करेगा, वाइब्रेट करेगा, फाइनली तो यही रुकेगा आकर। तो हमने कह दिया ये किस टाइप का इक्विलिब्रियम हो गया? स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, इसको अपनी जगह से शिफ्ट करेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, क्या ये वापस आएगा उसी जगह? नहीं आएगा ना, तो ये क्या कहलाएगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। चलो भाई। तीसरा, इसको मैंने शिफ्ट किया, ये वापस नहीं आएगा, आगे बढ़ता जाएगा, इसको मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो आप कहते हैं जहां किया एज इट इज, ना वापस आ रहा ना दूर जा रहा, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। क्या मुझे तीन इक्विलिब्रियम पता चले? स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। बहुत आसान। जहां मैं खड़ा हूं नेट फोर्स जीरो, किसी पॉइंट पार्टी के लिए बॉडी पर, तो इक्विलिब्रियम है। पहचान क्या होगी? अपनी जगह पर वापस आ रहा तो स्टेबल नाम दे दिया उसको, अपनी जगह पर वापस नहीं आ रहा तो अनस्टेबल नाम दे दिया, और अपनी जगह पर वापस नहीं आ रहा लेकिन उसको हमने शिफ्ट किया, एज इट इज हो गया, तो उसको कह दिया मैंने न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। यहां तो कोई दिक्कत? अच्छा, ये चीज बताना मेरे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये मैंने एक ग्राफ बनाया। अच्छा, कभी फोर्स का ये फॉर्मूला पढ़ा है? माइनस डी यू ओवर डी आर या डी एक्स, कुछ ऐसा पढ़ा है? पढ़ा है नहीं? क्यों? 11th में पढ़ा होगा, याद नहीं, लेकिन आज पढ़ लो। डी यू ओवर डी एक्स को तो हम लोग स्लोप भी तो कहते हैं, पढ़ा होगा, इसको स्लोप नाम भी दिया जाता। अच्छा, अगर मैं कोई ग्राफ ये बनाऊं ऐसा, मान लो इसको मैंने कह दिया u और इसे कह दिया मैंने x या r, जो भी आप उधर ले लो। इस पॉइंट, इस ग्राफ को, यू आर ग्राफ को देख करके आप बता सकते हो इक्विलिब्रियम पॉइंट कहां होगा। मान लो मैं तीन पॉइंट नाम दे दूं, ए बी सी। ये बहुत इजी टॉपिक है इसलिए मैं इसको यहां बता रहा हूं, टफ नहीं, बहुत आसान है। अगर ये ग्राफ दिया हुआ तो हम कैसे कहेंगे कौन सा इक्विलिब्रियम पॉइंट है? सी वाला। क्यों है? यहां पर अगर स्लोप बनाएंगे तो आप कहते हैं सर यार टेंजेंट बना दो,
तो स्लोप का मतलब du ओवर dx, तो इसी को कहते हैं हम लोग tan थीटा। तो स्लोप हमारा जीरो एंगल बना रहा है, tan जीरो की वैल्यू कितनी, जीरो। ये टर्म अगर जीरो हो गया तो फोर्स भी कैसा हो रहा है, इसको तो फोर्स कहते हैं माइनस ऑफ दिस, यानी कि फोर्स जीरो। तो हमने कह दिया इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा हो गया, सी। विच टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टेबल, अनस्टेबल या न्यूट्रल। क्यों, हाँ क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम है, नेगेटिव सबसे ज्यादा, यही तो होता है। तो यहाँ कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी कैसी आ रही है, सबसे कम। दिस इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या कहलाएगा, लो भाई ग्राफ से भी पता चल गया यार, यूएक्स ग्राफ कभी मुझे दिया जाए, ये वर्क पावर एनर्जी में आपने पढ़ा होगा, यूएक्स ग्राफ या यूआर ग्राफ कभी दिया जाए तो आप समझ जाना, इस ग्राफ में एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जो एक्स एक्सिस के पैरेलल टेंजेंट बना रहा हो। किसके, एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस के पैरेलल का मतलब थीटा कैसा, जीरो, तो टेन जीरो जीरो, स्लोप जीरो, जहां ये जीरो वहां फोर जीरो, जहां फोर जीरो वही तो इक्विलिब्रियम पॉइंट। अरे बोलो, समझ आ रहा कि नहीं, हाँ इक्विलिब्रियम पॉइंट समझ आ गया। कौन सा इक्विलिब्रियम है, तो देखो यू मिनिमम है कि मैक्सिमम है या कांस्टेंट है, तो हमने देख के बता दिया किसको, ये कैसी है, मिनिमम, तो हमने कह दिया स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये तीन चीजें साइड में लिख लो, स्टेबल अनस्टेबल, फिर मैं इसके न्यूमेरिकल एक क्वेश्चन कराता हूँ। जैसे कोई चीज ना भी समझ आए तो अपन बाद में भी रिवाइज करके देखेंगे, दिक्कत लगे तो हमको पूछना है। आप लिख सकते हो यहाँ पर यू मिनिमम, यू मैक्सिमम, यू कांस्टेंट। हो गया, हो गया बेटा। अब हम लोग इलेक्ट्रोस्टेट की सिचुएशन, एक ग्राफ और बना दे इसी में। कौन सा पॉइंट होगा इक्विलिब्रियम, एफ आर ग्राफ बनाया मैंने, तुमने बना लिया वो, पीछे बना लिया। अगर ये यू आर या यूएक्स ग्राफ ना होता, एफ एक्स ग्राफ होता, तो क्या करते, हाँ तो कौन सा पॉइंट होगा इक्विलिब्रियम। अच्छा एक चीज समझो, इक्विलिब्रियम की पहचान क्या होती है, हाँ बताओ, इक्विलिब्रियम की पहचान क्या होती है, फोर जीरो, बस मुझे इतना पता। स्टेबल है या अनस्टेबल की पहचान यू से देखते, यू मिनिमम तो स्टेबल, यू मैक्सिमम तो अनस्टेबल, बहुत सिंपल। अब यहाँ पर कौन सा पॉइंट ऐसा दिखा जहां तुमको फोर्स जीरो दिख रहा है, कौन सा पॉइंट है, दिस इज द इक्विलिब्रियम। अब ये स्टेबल है कि अनस्टेबल। अच्छा एक बात बताओ, यहां अगर मैं स्लोप बनाऊं इस पॉइंट पर बेटा, स्लोप अगर बनाऊं तो स्लोप नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि यहाँ स्लोप बनाने का मतलब है कि 90 से ज्यादा एंगल बन रहा, वो एफ एक्स है तो स्लोप हो गया डी एफ ओवर डी एक्स, ये तो नेगेटिव है। अच्छा एफ की वैल्यू होती क्या है, माइनस लगा डी ओवर डी एक्स,
तो मैंने लिखा यार एफ को लिखते हैं क्या, माइनस डी यू ओवर डी एक्स। आप कह दें भैया ये तो प्लस हो गया, डी टू यू ओवर डी एक्स टू। अच्छा अभी मैक्सिमा मिनिमा हम लोगों ने पढ़ा, डबल डेरिवेटिव ये पॉजिटिव आ रहा है तो मैक्सिमा होगा कि मिनिमा है? जब भी डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है तो मिनिमा होता है, मिनिमा कब होगा, एनर्जी मिनिमा में, तो इसका मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम। कैसा होगा, नहीं समझ आया ना, बोलो बोलो बोलो। मैंने कहा यूएक्स ग्राफ में स्लोप देखेंगे डी यू ओवर डी एक्स, और एफ एक्स ग्राफ में देखेंगे कि कौन सा पॉइंट जहां फोर्स जीरो, पहचान तो हमें इक्विलिब्रियम की तभी मिलेगी, यहाँ जीरो। इसका मैंने स्लोप देखा माइनस डी एफ ओवर डी एक्स, एफ की वैल्यू रखी, तो डबल डेरिवेटिव जब भी कभी पॉजिटिव आए तो मिनिमा होता है, तो मिनिमा यहाँ पर होगा क्या, स्टेबल इक्विलिब्रियम, यानी पोटेंशियल एनर्जी कैसी है, मिनिमा। ठीक, चलो अब यहां पर रब कर दे इसको, नोट कर लो, ये दोनों बना लो फोर्स का भी। राहुल जी, कहाँ है जनाब, अच्छा अच्छा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हाँ हाँ ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे। आ जाइए, कितने बजे वापस ले जाए, 10 बजे के बाद? 2 घंटा लगभग लगेगा इनको, 2 घंटे क्लास से ले रहे हैं, लेकिन बिटिया को 1 साल तो देना पड़ेगा, बैठो आप हाँ पहुंचे जब थोड़ा। शुरुआत हो रही हाँ दिलवाएंगे बल्कि ना ना चलते ना, हैं। 9:15 हो रहा है, 10:15 10:30 तक आ जाना, ठीक है। ठीक है चलिए। देख लो पहले अपनी, हो गया, नोट किया। चलो तो मैं रब करूं, अब अपने इलेक्ट्रोस्टैट पे आए। मैं क्यों बता रहा हूं, जितने भी कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस हैं वो हम लोग यहाँ ऑन द बेसिस ऑफ कूलॉम्स लॉ, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, इन सबको इनके बेस पर हम कई सारे न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, ग्राफ ग्राफ भी बना लेंगे, ठीक है, इसलिए जरूरी है। चलो इसे रब किया, बेसिक क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करेंगे और आगे फिर बढ़ते चलेंगे, ठीक। हाँ, एक क्वेश्चन हमारे पास ये है कि एक चार्ज ये है और एक चार्ज ये एक दूसरे से आर डिस्टेंस पर रखे, ठीक। ये इसी सिचुएशन को हम ऐसा कह सकते हैं, एक चार्ज हमारे पास ये Q1 है, एक चार्ज ये Q2। अगर मैं कह दूं इनके चार्जेस की वैल्यू डबल कर दी जाए और इनके बीच का डिस्टेंस हाफ कर दिया जाए, देन द फोर्स विल बिकम्स, when 2 point charges Q1 Q2 are placed at a distance of small r, then the force कितना होगा, 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 divided by r। कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द चार्जेस, ईच चार्ज बिकम्स डबल, कैसा कर दें, आपने कहा सर उसको तो हम एफ डैश बोल देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, कैसा कर दिया 2Q1, Q2 कैसा कर दिया 2Q2, डिस्टेंस कैसी हो जाती है हाफ, तो आप कहेंगे r/2। इसे तो सॉल्व करके आप कहेंगे 4, तो 4 4 16 टाइम होगा, क्यों, अरे 16 टाइम ही तो होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 2 4, ये 4 ऊपर आ गया, 4 4 16, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर की जगह फिर एफ लिख देंगे, आप कहेंगे 16 है। एक तो इस टाइप के क्वेश्चन बेसिक मिलेंगे, बोर्ड लेवल के कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं होते।
कि इनके बीच की डिस्टेंस आधी कर दें, इनका चार्जेस डबल कर दें, तो इनके बीच का फोर्स क्या होगा, ये वाला बेसिक। अच्छा, दूसरा इस टाइप के भी मिलते कि टू चार्जेस ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल डी, एट व्हाट पॉइंट, एट व्हाट इक्विलिब्रियम पॉइंट, एट व्हाट पॉइंट वेयर द नेट फोर्स विल बिकम जीरो। या इक्विलिब्रियम पॉइंट कहां पर होगा, पहली बात समझना मैं क्या कह रहा हूं। अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं, समझ लो पहले, बेटा बाद में लिखना। क्या नाम है तुम्हारा? फायदा, जानती हो आपकी वो? तुम्हारी तो बड़ी हुई ना, क्या हुई, पोपो। अच्छा, ई और 4E दोनों के साइन कैसे हैं, सेम। अगर एक माइनस ई कहते, एक 4E कह देते, मुझे इक्विलिब्रियम पॉइंट ढूंढना है, पहले समझना। अच्छा, मैंने कहा अगर इनके बीच में कोई चार्ज रखे, मान लो कोई अल्फा पार्टिकल या क्यू रख दिया, तो आप कहते हैं सर ये वाला इसको रिपेल करेगा, ये वाला इसको रिपेल करेगा। अगर बिल्कुल मिड पर रख देंगे, हम बिल्कुल बीच में रख देंगे, तो आप कहें सर इसका मैग्नीट्यूड 4 टाइम्स है, इसका मैग्नीट्यूड तो ई है, बट इसका कैसा है, 4E, डिस्टेंस सेम है, तो फोर्स कितने टाइम्स लगेगा, इसका अगर F लग रहा तो इसका कितना लगेगा, 4F, कितना लगेगा। तो नेट 4 तो इस पर यार इधर वाला छोटा था और इधर वाला इसका 4 टाइम्स है, तो नेट कहां लगा। अच्छा, जब ये नेट बढ़ाएंगे, ये पॉइंट को हम यहां लेकर आए, यहां लेकर आए, यहां लेकर आए, तो ये डिस्टेंस बढ़ रही है, डिस्टेंस बढ़ रही, तो इसका फोर्स क्या हो रहा है, और ये डिस्टेंस कम हो रही है, तो इसका फोर्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो एक कंडीशन एक जगह ऐसी आएगी जहां पर इसका फोर्स और इसका फोर्स कैसा हो जाएगा, इक्वल, दोनों कैसे हो जाएंगे बेटा, इक्वल। देन दिस इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्या होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट। अच्छा, अभी स्टेबल अनस्टेबल की बात ही नहीं है। दूसरा, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, आपसे कह दिया है बिल्कुल मिड पर मैंने स्मॉल क्यू रख दिया, आप कहेंगे सर ये पॉजिटिव वाला इसको क्या करेगा, रिपेल, चलो भाई इधर लगा दिया। और ये नेगेटिव वाला इस चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट, ये भी यार अट्रैक्ट करेगा, तो दोनों सेम साइड लगे कि नहीं, कहां लगे, सेम साइड लगे, इसका मतलब यार इक्विलिब्रियम पॉइंट यहां तो कहीं मिलने से रहा। कभी भी अपोजिट साइन के चार्ज होंगे तो इनके बीच इक्विलिब्रियम कभी भी हो ही नहीं सकता। अगर सेम साइन के चार्ज होंगे तभी इनके बीच में कहीं पॉइंट होगा। अब जब बीच में नहीं है तो फिर कहां, फिर मैंने इसको देखा, मान लो ये पॉइंट हम बाहर ले आए, इस पॉइंट पर कोई चार्ज रखना, मुझे समझना, ये वाला फोर्स ज्यादा लगाएगा कि ये वाला, 4E ज्यादा लगाएगा कि -E, क्योंकि 4E ज्यादा मैग्नीट्यूड, डिस्टेंस भी कम है, बहुत ज्यादा लगेगा। अच्छा, डिस्टेंस में बढ़ाऊं तो फोर्स इस वाले का कम होगा कि इस वाले का, मान लो ये पॉइंट में यहां लेकर आया, गौर से समझना, किसका ज्यादा होगा, अभी भी इसका ही ज्यादा होगा, तो इसका मतलब यहां कहीं पर भी ले जाओगे इक्विलिब्रियम यहां नहीं मिलने का। ये पॉइंट इधर आया, मान लो ये चार्ज यहां लेकर है, इसका फोर्स बढ़ा कि कम हुआ, इसका फोर्स क्या हुआ, बढ़ा, लेकिन अभी भी यहां तक आने पर इक्विलिब्रियम, दोनों लगेंगे तो दोनों सेम, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कम ज्यादा, नेट तो इधर ही लगा, लेकिन मैं यहां लेकर आ गया, समझना। आपने कहा सर इस नेगेटिव ने इधर लगाया, बिल्कुल सही, क्योंकि ये क्यू है ना, तो क्यू को ये नेगेटिव वाला अपनी ओर लेगा, प्लस वाले ने इसे क्या रिपेल किया, तो आप कहते बिल्कुल सही। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा कहां, आप कैसे समझे, दो चार्जेस रखे हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट हमेशा जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा उधरी साइड शिफ्ट होगा, बस इतना समझो। क्या कहा मैंने, ये दो चार्ज थे, बीच वाला पॉइंट हमारे पास ही मिड पॉइंट ये, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट यहां तो होगा नहीं, क्योंकि दोनों के अलग अलग मैग्नीट्यूड है, तो आप कह दें छोटा कौन सा इसमें, ई, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट इसी साइड होगा। लेकिन अपोजिट साइन के चार्जेस रखे हैं और इक्विलिब्रियम पॉइंट की बात करेंगे तो आप कहेंगे ज्यादा की तरफ नहीं जाना, मुझे बताया गया है जो स्मॉल मैग्नीट्यूड का होगा उसी साइड होगा, तो इक्विलिब्रियम यहां पर भी। ये बात समझ आ गई, इक्विलिब्रियम कि दोनों सेम साइन के तो बीच में कहीं लाइट गिरेगा, तो दोनों सेम साइन के, एक छोटा और एक
बड़ा तो मिड से छोटे वाले की तरफ शिफ्ट होगा, दोनों अपोजिट साइन के हैं तो अभी भी छोटे वाले की तरफ ही शिफ्ट होगा, लेकिन अब एक्सियली आउटसाइड होगा, इनके बीच में नहीं होगा। अरे ये बात पल्ले पड़ गई, कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़े हम लोग। इक्विलिब्रियम पॉइंट, अब इन्होंने कहा भैया डी डिस्टेंस इनके बीच इक्विलिब्रियम पॉइंट बताइए। आपको तीसरा चार्ज नहीं भी दिया, आप मान लो कि यहां पर ये डिस्टेंस मैंने एक्स मानी, दिस इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। अगर ये एक्स मानी तो टोटल डी थी, डी में से एक्स कम कर दी तो ये कितनी बनी, डी माइनस एक्स हो गई। अच्छा, अब हमने मान लिया कोई चार्ज रख दो, कैंसिल तो वैसे भी हो जाएगा। इस पर नेट फोर्स कैसा लिखना, F1 इज इक्वल टू F2, आपने कहा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई Q1 Q2 Q इंटू ई अपॉन एक्स स्क्वायर, इनके बीच का फोर्स इक्वल, इनके बीच 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई 4 ई इंटू क्यू अपॉन में डी माइनस, कि सारा कुछ कैंसिल हो जाएगा, ई क्यू सब कैंसिल। ये मैंने कहा 1/x² लिखा हुआ है, ये 4/d-x का होल स्क्वायर है। अब मुझे तो इसमें निकालना है क्या, x की वैल्यू, तो दोनों साइड क्या ले लें, स्क्वायर रूट ले लें, तो बना 1/x, 4 का स्क्वायर रूट कितना, ये कितना, d-x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, d-x इक्वल टू x, तो यहां पर बनेगा 3x, तो ये 3x, तो d/3 इक्वल x। लो, इक्विलिब्रियम पॉइंट इज d/3, ऑप्शन में d/3 है ही नहीं, तो दूसरे साइड से दिया होगा d-x, है ना। कभी ऐसा भी मिलेगा ऑप्शन में ये तो वो कह देगा भैया 4e से या e से, अगर वो कह दे e से तो ये 4e से, तो आप 2/3 लिखेंगे d- समथिंग। समझ गया बेटा, ये तो कोई दिक्कत तो होगी नहीं। ये वाला क्वेश्चन कर लो जरा, फाइंड द इक्विलिब्रियम पॉइंट, ऐसा लिख, फाइंड द इक्विलिब्रियम पॉइंट, फाइंड द इक्विलिब्रियम पॉइंट। अच्छा, कुछ चीज घर पे जाओगी, जैसे घर पे गए, कुछ चीजों हमें दिक्कत, हम रिवाइज करेंगे दोबारा, उतनी जम से हम पूछेंगे, जो चीज हमें टफ लग रही है उसको हम लोग आगे इजी बनाएंगे। हो गया, क्या नाम बेटा तुम्हारा, फायजा, रब कर दूं, हाँ थोड़ा जल्दी स्पीड में लिखा करें, जल्दी करो कि ज्यादा होगा, लिखा तो करो, रूड वूड करके d-x का होल स्क्वायर करो, पहले गलत मत लिखो, लिखो, अरे हो थोड़ी जाएगा, बाद में यही होता है ना, बाहर निकल गया ये मेरे इतने सही, जब सिली मिस्टेक देखते हैं तब दिमाग खराब हो जाता है। रब कर दूं, देखो ये वाला क्वेश्चन था हमारा, मिड पे रखा इक्विलिब्रियम पॉइंट, दोनों सेम साइन के चार्ज है तो मिड पे होगा इक्विलिब्रियम पॉइंट। अच्छा अब देखना, इफ दिस चार्ज स्मॉल q शिफ्टेड हॉरिजॉन्टली स्लाइटली, कैसा हम शिफ्ट करते हैं, हॉरिजॉन्टली, एंड देन रिलीज, जब इधर पास में लाएंगे तो ये वाला ज्यादा फोर्स लगाए, डिस्टेंस कम हो रही है, ये धक्का ज्यादा देगा, जब इसे धक्का देगा तो ये इधर आ जाएगा, फिर ये वाला ज्यादा देगा, क्योंकि जैसे मैं कहीं दौड़ रहा हूँ, चल रहा हूँ, तो मैं एक जगह रुक नहीं पाऊंगा, मुझे दौड़ इनर्शिया की वजह से क्या वहां ना रुक के थोड़ा आगे जाऊंगा ना, लेकिन फिर पीछे कोई खींच रहा, फिर मैं उधर ना रुक के, तो फाइनली ये इस तरीके से क्या करेगा, मूव करने लगेगा, और यहां आके फाइनली रुक जाएगा,
आप कहेंगे सेम साइन के चार्ज हैं, तीसरा बीच में रख दिया, स्लाइटली मैंने छोटा सा जरा सा शिफ्ट किया, देन ये वाइब्रेट करके वहीं वापस आ गया। अगर ये शिफ्ट स्मॉल है तो इस चार्ज का मोशन जो होगा वो SHM होगा। अगर शिफ्ट ज्यादा है तो पीरियोडिक होगा। पीरियोडिक का मतलब क्या हुआ, SHM का मतलब क्या हुआ, दोनों में अंतर। पीरियोडिक का मतलब एक रेवोल्यूशन उसका हुआ, ये गया, ये आया, ये गया, ये आया, एक रेवोल्यूशन जो टाइम लग रहा है, ये गया, ये आया, ये गया, ये आया, एक पीरियड हो गया ना। आप कहते हैं दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड पीरियोडिक। SHM की कंडीशन इसमें और जुड़ जाएगी, अगर यही फोर्स एक्स की सिंगल पावर के नेगेटिव के प्रोपोर्शनल है तो हम कह देंगे भैया SHM भी है। ठीक, फिलहाल तो मैंने कहा दो क्वेश्चन यहां बनेंगे आपके कि इफ दिस चार्ज इज स्लाइटली शिफ्ट टुवर्ड्स हॉरिजॉन्टल देन रिलीज क्या होगा, स्लाइटली शिफ्ट कहा मैंने, इसका मतलब देन द मोशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट विल बी SHM। ठीक, एंड द शिफ्ट इज लार्ज, नेग्लेक्सिबल नहीं है, थोड़ा सा ज्यादा है, देन द मोशन विल बी पीरियोडिक। SHM ऐसे होगा, ये वाला इधर आया, ये डिस्टेंस x चला, जब इधर आया तो नेट फोर्स कहां लगा, इधर, अपोजिट फोर्स नेट इधर लग रहा, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा, प्रोपोर्शनल हो गया। ये चार्ज यहां आया, इसने धक्का दिया, इसने दोनों धक्का दे रहे, नेट फोर्स अभी भी कहां लगा, इधर, शिफ्ट कहां कर रहे हैं, इधर, इसका मतलब फोर्स इधर लगा, डिस्प्लेसमेंट इधर। दिस इज द कंडीशन ऑफ SHM, यही तो कंडीशन है SHM की। समझ आ गई है? हाँ, तो इसकी कंडीशन क्या हो रही है, एक तो हाँ मैं समझ आ गई, हाँ अबे नहीं आई तो नहीं आई, तो बोला तो करो कम से कम, मुझे समझ में भी तो आए हैं। हम पूछेंगे, ये ध्यान रखना। ये चैप्टर होने के बाद हम टेस्ट लेंगे अच्छे लेवल पे। खैर, समझ गए। इसको मैंने स्लाइटली शिफ्ट किया, मोशन SHM हुआ, ज्यादा शिफ्ट कर दिया तो मोशन पीरियोडिक हुआ, दो क्वेश्चन यहां बने। अच्छा, उसके बाद इसको मैंने वर्टिकली बाइसेक्टर लाइन ये बोलते हैं, थोड़ा सा मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया। कहां शिफ्ट किया, आप कहेंगे भाई इस वाले ने इसको धक्का दिया तो शायद ये धक्का देगा, और यही तो है धक्का, रिपेल करना भैया, दोनों को मिलाने वाली लाइन सेंट्रल फोर्स होते हैं। इसने इसको धक्का दिया, इसका मतलब यार दो धक्के इस पर लग गए, एक तो इसने दिया और एक इसने। इन दोनों धक्कों को, इन दोनों फोर्सेस के अब ये कंपोनेंट जब लेंगे तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो ये कंपोनेंट लेंगे तो वो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो नेट फोर्स इस पर कहां लगा, ऊपर। जब नीचे लगा ही नहीं है तो ऊपर लगा, इसका मतलब क्या ये वापस आएगा, नहीं आएगा, चलता जाएगा। आप कहेंगे अगर ये चार्ज बाइसेक्टर लाइन में शिफ्ट किया होता तो ये वापस नहीं आता, क्योंकि नेट इस पर कहां लगा, ऊपर। अभी ये कहां था, अपनी जगह, ये जगह का नाम क्या, इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब जब ये वापस ही नहीं आ रहा तो दिस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड अनस्टेबल। कैसा होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। समझ गए। अगर इसको बाइसेक्ट्री यहां पर ले जाएंगे तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और अगर नहीं ले जाते हम लोग, स्लाइटली ले जाए चाहे ज्यादा ले जाए, वो जाएगा ऊपर ही। लेकिन अगर मैं इसे माइनस कर दूं दोनों को, कैसा कर दूं, माने ये दो माइनस, बीच वाला तो पॉजिटिव है। आप कहेंगे ये माइनस वाला इसको अपनी ओर खींचेगा, तो डायरेक्शन अब ये हो गई, ये वाला अपनी ओर खींचेगा क्योंकि माइनस है, जो डायरेक्शन ये हो गई, अट्रैक्शन की डायरेक्शन। भाई इस पर फोर्स कौन लगा रहा है, ये कहा, इधर। इस पर फोर्स कौन लगा रहा है, ये कहा, इधर। अब ये दो फोर्स हो गए, एक ही बराबर तो लगेगी क्योंकि डिस्टेंस भी सेम है और प्रोडक्ट भी इनके सेम है, हमें फोर्स में ये दो चीजें देखनी होती है। तो आप कहते हैं सर नेट फोर्स जो है उसका कहा, इस वाले का ये एक कंपोनेंट वेक्टर पड़ा है, एक कंपोनेंट ये और एक कंपोनेंट ये वाला इस वाले के इससे कैंसिल, और दोनों के ये वाले नीचे लगे, इसका मतलब इसे शिफ्ट किया, नेट कहां लगा, नीचे। तो अब जब नीचे लगा तो नीचे रुकना, यहां जी रुकेगा नहीं, इनर्शिया की वजह से कहां आ जाएगा, आगे।
आप कहते सर यहाँ आया, अभी भी अब नेट फोर्स कैसा, ये वाला इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, फिर भी इधर ही लगेगा। तो ये वाई बाइसेक्टर लाइन में क्या करने लगता है, ऑसिलेट करता है। अगर ये शिफ्ट छोटा है तो एसएचएम मोशन करेगा, अगर ये शिफ्ट बड़ा है तो पीरियोडिक मोशन करेगा। ये तो बात दोनों के लिए सेम, समझ आई क्या कहा मैंने। If this displacement is small, then the motion will be simple harmonic motion. If this distance will not be small, then the motion will be periodic. बोलो, समझ आई कि नहीं यहाँ पर, बोलो बोलो। इसको करोगे या घर पे करोगे, तो मैं इसका हम डेरिवेशन कराएंगे, ठीक है, रुकना अभी थोड़ी देर, बाद में इसका डेरिवेशन प्रूफ करेंगे हम लोग कैसे आया, क्योंकि इनके लिए इतना ज्यादा प्रूफ करना वरना है नहीं। फिलहाल क्वेश्चन समझ आ गए यहाँ पर, स्टेबल इक्विलिब्रियम समझ में आ गया, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम समझ में आ गया, तीनों तरह के इक्विलिब्रियम समझ में आ गए। इससे रिलेटेड कोई अगर न्यूमेरिकल आता तो हम लोग लगा देंगे। मान लो कि हमारे पास एक चार्ज, मैंने बोला ये और ये बोला ये, तो आप कहते हैं भैया यहाँ पर डिस्टेंस इनके बीच ये इक्विलिब्रियम यही तो होगा। कब, जब एक ना दिखे। आप कहते सर ये ना हो ये हो, तब भी होगा छोटे ही की तरफ, कितना एक्स। अब आप कहेंगे ये वाला फोर्स लगाए, डिस्टेंस क्या लेंगे, डी प्लस एक्स का होल, इसका जो भी बना, और इसके लिए क्या लेंगे, अरे भाई एक एफ ये एक एफ ये, दोनों बेटा बराबर कर दो। क्वेश्चन वही है, 1/4 क्यू मान लो, क्यू इंटू ई अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ कितना कितना क्यू इंटू 4e एक्स प्लस डी का होल। सॉल्व वॉल्व करने पर एक्स खुद निकल कर आ जाए, दैट इज आंसर। स्मॉल ई से इतना, इसमें ई से डी और ऐड कर दो। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो इक्विलिब्रियम के कोई भी क्वेश्चन अगर आएंगे तो हम उसमें है। मैं ये हूँ, ये कौन, ये मुझ पर क्या कर रहा है, ये मुझे क्या कर रहा है, मैं भी से तमाचा मार दी। अच्छा ये माइनस है, हाँ चलो भाई, मुझे अट्रैक्ट, ये मैं प्लस क्यू, ये लगा। ये वाला क्या कर रहा है, हाँ ये क्या कर रहा है, हाँ चलो ठीक है। अच्छा, जब मैं यहाँ चलता जा रहा हूँ तो फोर्स तो बढ़ता जा रहा है, इसका मैग्नीट्यूड यहाँ इधर कैसे आ सकता है, इसकी डिस्टेंस कम है, इसका मैग्नीट्यूड भी ज्यादा है, तो ये तो फोर्स यहाँ तो हमेशा ज्यादा इसी का होगा। ये वाला तो कम है, दूर भी रखा, इसका कम होगा, तो इक्विलिब्रियम यहाँ आने का कोई चांस ही नहीं है। पागल था वो, पागल था भाई। गधे कहीं के बीच में आने का मतलब क्या होगा, ये ऐसे क्या कर रहा है, धक्का दे रहा है। अरे भैया ये मूव करेगा, इक्विलिब्रियम थोड़ी आएगा, इसका मोशन तो यहाँ होगा, बट इक्विलिब्रियम थोड़ी यहाँ आनेगा। हाँ नहीं, मैग्नीट्यूड में ये साइन बता रहा है, मैग्नीट्यूड जिसका कम होगा उधर होगा। अब आप देख लो, यहाँ आएगा तो आप इसका फोर्स ज्यादा, इसकी डिस्टेंस में इसका बहुत फोर्स है, तो नेट फोर्स तो ये लगा। अब इधर आ गए, अभी भी आप सर ये वाले का फोर्स कैसा ज्यादा, ये नेगेटिव है, तो इधर लगाएगा। ये बेचारा गरीब आदमी कम फोर्स लगाएगा, छोटा दिखा दिया। यहाँ था तो इधर मूव करने लगा, बट इधर निकल जाएगा तो मोशन इधर होना चाहिए, माने नेट लगेगा तो इधर ही। बात समझ आ रही है। तो आप कहते नेट जीरो हो ही नहीं सकता, इस फोर्स को कम करना है तो डिस्टेंस बढ़ाओ। तभी तो भैया ये 100 है ये 10 है, तो मुझे ये 10 वाला और बढ़ाए 20 कर दे तो इस वाले को 80 करना पड़ेगा, और आगे बढ़ाएंगे तो ये वाला होगा 30, ये वाला 70। ऐसी कोई ऐसी जगह आ जाएगी जहां पर दोनों इक्वल हो जाएंगे, समझ गए। चलो बाकी क्लास के बाद समझ लियो, कोई दिक्कत थोड़ी है। हाँ, तो किसी बच्चे को इसमें दिक्कत होना तो नहीं चाहिए, बोलो बोलो। हाँ हाँ, आगे आओ। मेरे पास एक चार्ज क्यू है और इसके अराउंड में रिवॉल्व करता हुआ इलेक्ट्रॉन है, कोई नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन इस सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करता है, तो स्मॉल आर इसकी रेडियस, कोई दिक्कत नहीं।
At what value of the velocity of this electron which is revolve around this positive charge? इस चार्ज के अराउंड ये रिवॉल्व कर रहा है, तो भैया इसकी वेलोसिटी भी तो होगी। वो वेलोसिटी कितनी? अच्छा ये रिवॉल्व कर रहा है तो एक चक्कर में कुछ टाइम तो लगेगा, टाइम पीरियड बताओ। एक सेकंड में कुछ तो चक्कर लगेंगे, फ्रीक्वेंसी बताओ, कुछ भी पूछे। ठीक, हमने कहा क्या यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वैलिड है? कहे नहीं है। हाँ, क्योंकि हम तो पागल थे, तो हमने कह दिया दोनों मोशन में नहीं होना चाहिए, एक अगर रेस्ट में है और दूसरा मोशन में तो वैलिड है, या तो दोनों रेस्ट में हो, दोनों मोशन में तो मैग्नेटिक इफेक्ट काम करेगा, इसलिए वो वैलिड नहीं होगा। हम्म? नहीं, वो तो कोई भी लगाएगा, वो दोनों लगाएंगे, इक्वल लगाएंगे। इसने अपनी ओर खींचा, उसने अपनी ओर, एट्रैक्शन लगा हुआ। तो आप कहें एट्रैक्शन फोर्स। अच्छा, सर्कल में घूमने के लिए न्यूटन पहले बोलते हैं कि कम से कम भैया एक फोर्स ऐसा हो जो सेंटर पर लगे, बिना इस फोर्स की कोई भी चीज सर्कुलर या कर्व पाथ पर मूव, सेंट्रीपिटल नाम दिया था उन्होंने। क्या नाम दिया था? सेंट्रीपिटल। अब आप कह दो भैया ये जो वेलोसिटी जो घूम रहा, मान लो ये चल रहा है, तो आप कहते सर इस पर इन दोनों के बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक मस्ट बी इक्वल टू, बराबर होना चाहिए। सॉरी क्या लिख रहे हो? सेंटीमीटर यार। हाँ, मस्ट बी इक्वल टू सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटर की तरफ कौन दे रहा है इनके भी? अब आप समझ सकते हैं सिचुएशन ऑफ द न्यूक्लियस। मैंने क्यों ये दिया? न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी पूछा जा सकता है, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम पूछा जा सकता है, एनर्जी टोटल पूछी जा सकती है ना, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, मैग्नेटिक फील्ड, एंगुलर मोमेंटम, कुछ भी पूछा जाए। फिलहाल तो मैंने यहां लिखा भैया ये चीज होती, अगर ये मून होता, ये अर्थ होती, तो हम इसी को कहते इलेक्ट्रोस्टैटिक की जगह लिखते क्या? ग्रेविटेशन। देता क्या? सेंटीमीटर। ठीक, यही स्ट्रिंग से धागा बंधा होता, घुमाते होते तो सेंटीमीटर कहां से मिलता? टेंशन से। ठीक, बात समझ रहे हो कि नहीं? यही मैं साइकिल पर बैठा होता और किसी टर्न पर मोड़ता तो कहां से मिलता? फ्रिक्शन से। इस फोर्स के बिना कोई भी संसार की चीज सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व, तो सर्कल में ये जो घूम रही है किस फोर्स की वजह से? इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये क्या दे रहा है? सेंटीमीटर। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होगा? क्यू क्यू अपॉन आर, इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया, इक्वल। ये क्या होता है बेटा? एम वी स्क्वायर अपॉन एम इज द मास ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन, नॉट दिस। घूम ये रहा, लग इस पर रहा सेंटीमीटर, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ध्यान रखियो। एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज द रेडियस। यो कैंसिल। या मैंने लिखा Q इंटू ई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट M इंटू आर इक्वल V। लो भाई साहब V आ गया। अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछता तो हम शायद ये लिख देते। दो फॉर्मूले पढ़े हमने सेंट्रीपिटल फोर्स के, एक तो ये और एक ये। ठीक, ओमेगा इसी के अंदर फ्रीक्वेंसी भरी पड़ी है। अरे भाई क्या होगा? क्यू ई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, एम आर नीचे आ जाएगा, ओमेगा ये है तो अंडर रूट लो ओमेगा आ गया। तो इसी में फ्रीक्वेंसी 2 पाई एन या एफ कुछ भी कह दो, 2 पाई को डिवाइड कर दो, फ्रीक्वेंसी भी आ गई। ठीक है। अच्छा, ये न्यूक्लियस होता तो यहाँ पर चार्ज हम लोग जेड ही तो लिखते हैं, ई इज द वन प्रोटॉन का, जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो हम लोग ऐसे ही तो लिखते, है ना। वो बात एक ही है। खैर, अभी मैग्नेटिक फील्ड का तो नहीं बताऊंगा, कारण ये है कि हमें पहले करंट निकालना पड़ेगी, हमको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पता हो फिलहाल। तो इस तरीके से अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो हम कर लेंगे, बहुत बेसिक क्वेश्चन। अच्छा, नोट करो, नोट कर लो। देख लिया करो, चल रहा है।
हमारे नीट पे कितने बन रहे थे? हमारे पर नहीं करते, कम रहे। इतना पढ़ा नहीं करते। अरे कोई नहीं बेटा, फर्स्ट अटेम्प्ट है तो कोई मसला ही नहीं है। जल्दी करो। वी पूछे, फ्रीक्वेंसी पूछे। ये घर पे लिख लिया करो या बोल दो, मैं ही बोलूँ, मैं टाइम की बेस कहता हूँ कि व्हेन अ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द प्लस क्यू चार्ज देन एट व्हाट वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कुछ भी पूछे, कि कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि हम लोग घर पे लिख भी ना पाए। अच्छा एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन ये होता, चार्ज ये होता। हाँ बताओ। इलेक्ट्रॉन ये होता और चार्ज अगर ये यहाँ, ये तो नेगेटिव होता है, ये अगर यहाँ मूव करेगा तो ये वाला इधर मूव करेगा। तब अच्छा यहाँ पर टाइम पीरियड भी निकाला जा सकता है ना, 2 पाई बाई टी रख दो। ये तो हम लोग जानते हैं, 11 में बड़ा बेसिक चीज है, 2 पाई बाई टी, टी की वैल्यू निकाल दो। हाँ खैर, यहाँ इन्होंने कह दिया बताओ भैया इसके वेलोसिटी क्या है। वेलोसिटी सेम होगी तो कितनी होगी? रेडियस भाई, आर रेडियस के सर्कल में घूम रहेगी। बोलो। है ठीक। इनके बीच इफेक्टिव डिस्टेंस कितनी है? फिक्स है 2 आर। ये तो बदल ही नहीं रही है, तो इसका मतलब एक के रेस्पेक्ट में दूसरा कैसा है, फिक्स डिस्टेंस का, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। क्या होगा? हाँ अगर हाँ इनके बीच सेपरेशन बदल जाते तो वहां पर आप कहते दोनों मोशन में और अब फोर्स नहीं। खैर, एक बात और हम लोगों को नहीं पता चली। खैर, अब हमने कहा कि इनके बीच लगने वाला, आपने सर्कल में घूम रहा सर, इनके बीच क्या लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक यार। यही तो क्या देगा? सेंटीमीटर यही तो देगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, क्यू माने ई इंटू क्यू अपॉन में 2 आर का होल स्क्वायर। बस ये फर्क है। इनके बीच का सेपरेशन कितना होगा? आर प्लस आर। कितना हुआ? पूछना जारी कुछ, बोलो बोलो। हाँ बोलो। हाँ हाँ, दोनों चार्ज मूव करने लगी, कह रही क्यों लगेगा? दोनों चार्ज मूव कर रहे हैं, लेकिन दोनों चार्ज के बीच का जो सेपरेशन है वो फिक्स है। अगर ये सेपरेशन बदल जाता, रिलेटिव सेपरेशन अलग अलग हो जाता, तो फिर इनके बीच नहीं लगता। इस सिचुएशन में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएंगे। समझ गए? बिल्कुल सेम है। इसकी जो होगी तभी तो ये घूमेंगे। अब पता चली ये आगे आ जाएगा तो फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और बैलेंस ही नहीं होगा। सेंटीमीटर, हमें तो बैलेंस तो करना है, तभी तो घूमेंगे सर्कल पे। ये कितना होगा बेटा? mv² अपॉन आर, 2r²। आग लगा दे तुम्हारे चेहरे में, शर्म नहीं आ रही? सेंटीमीटर तो सेंटर से ही ये डिस्टेंस लेंगे, 2r में क्यों लेने लगा? वो तो वही होगा, mv² अपॉन फिर r² आ रहा तेरा। ठीक, यहाँ v निकाल लेंगे। अगर ओमेगा पूछता तो ये लगा देते, टाइम पीरियड पूछता तो इसी के अंदर तो है, 2 पाई बाई टी। ठीक है, नोट करो। जल्दी करो। क्वेश्चन हो गया था से अपन पढ़ा रहे कितने बार सच बताइए। हाँ 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 हाँ।
हो गया। एक क्वेश्चन घर से करेंगे आप, तो सारी सिचुएशन तुमको बता ही दे रहे हैं। सेंटर पर कौन रखा? माइनस। एक चार्ज ये है और एक चार्ज ये है और एक चार्ज ये मान लो इधर चला, तो ये वाला टेंजेंशियली तो दिखाओगे, ये वाला भी तो यहाँ चलेगा। कह रहे वी बताओ, टाइम पीरियड किसी एक का बताओ, कुछ भी पूछे कोई दिक्कत। अच्छा, क्वेश्चन समझ आ रहा है मैंने क्या बोला? अच्छा एक बात बताओ, अगर ये ना भी होता तो क्या ऐसा पॉसिबल था, मूव कर सकते थे? हैं? तो डिस्टेंस है में रिपेल करेंगे तो बढ़ते ही चले जाएंगे, सर्कल तो तुम वही वही। भाई कोई तो हो सर्कल में घुमाने के लिए, अंदर खींचने वाला तो हो। सेंटीमीटर तो हो तभी तो सर्कल बनेगा, सर्कल में मूव तभी करेगा जब सर्कुलर डायरेक्शन, रेडियल डायरेक्शन कोई खींचने वाला हो, सेंटीमीटर लगा हो। बट यहाँ तो कोई है ही नहीं बीच में, तो दिस सिचुएशन इज नॉट वैलिड। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। तभी मैंने सेंट्रॉइड पर एक रख दिया, क्या? माइनस क्यू के। अब आप कहेंगे ये वाला इधर खींच रहा, इसको ये इधर खींच रहा, इसको ये। किसी एक पर देख लो, कितने? एक पर देख लो नेट फोर्स कितना, देख लो। अच्छा एक बात बताओ, इस वाले पर कितने लोग हैं जो फोर्स लगाएंगे? बचे हुए जितने लोग हों, बचे कौन? एक भाई साहब ये, एक ये, और एक ये भाई साहब क्या करेंगे? धक्का। ये भाई साहब क्या करेंगे? धक्का। ये भाई साहब क्या करेंगे? खींचेंगे। इनका खिंचाव इन धक्कों का सम ज्यादा है, तभी ये घूमेगा। ये भी सिचुएशन है कि अगर पता चली ये धक्के ज्यादा हो जाए और बीच वाला कमजोर प्राणी रहे, तब थोड़ी घूमेगा, वो तो भाग जाएगा ऊपर। तो ये बात तो तय कि दोनों का, इसका धक्का, इसका जो खिंचाव है इन दोनों धक्कों से ज्यादा होना चाहिए। थोड़ा लेंदी बड़ा बन जाएगा, घर से करके कोशिश कर लेना, क्या दिक्कत? ठीक। चलो भाई ये बात तो समझ आ गई। एसी अगर लगा होता तो अच्छा लगता है ना। बल कल मैंने बात की है, एक दो दिन बाद बोला लगा देंगे। पढ़ाने में भी हम लोगों को अच्छा लगता है, मजा आता है, पता चला गर्मी है। वी की वैल्यू फाइंड करनी है। वी, ओमेगा, टाइम पीरियड, कुछ भी पूछ दे यार। सेंट्रॉइड को सेंटर, बोथ आर सेम इन दिस सिचुएशन। इफ द सर्कुलर शेप लेते तो सेंटर, और ये शेप लिया तो इसमें सेंट्रॉइड बोलते हैं। यहाँ दोनों सेम ही है, ठीक है। अच्छा, आओ आगे देखते हैं। अब मैंने कहा कि मेरे पास धागा है, दो धागे, एक चार्ज ये है और एक चार्ज, समझना बेटा है ना, धागे वाले कुछ क्वेश्चन कर लें। एक चार्ज पार्टिकल ये ले लिया और एक चार्ज पार्टिकल ये ले लिया, इसका मास m1 है, इसका मास m2। मान लो मास भी सेम है, चार्ज भी सेम है। ये एंगल अल्फा है और ये एंगल बीटा। अल्फा ज्यादा होगा कि बीटा ज्यादा होगा? बीटा। क्या क्या नाम बताया था? वाइजा। हाँ बताओ, इसमें दोनों में से कौन ज्यादा होगा? तुम बताओ। इक्वल होगा। क्यों भैया इक्वल कैसे? अगर मान लो इक्वल, कैसे इक्वल हो रहा है ये भी तो हमें बता दो। है बेटा? दोनों के बीच फोर्स ऑफ रिपल्शन
अल्फा बीटा, ये Q1 है, ये Q2 है, ये M है, ये M। अब बताओ, सेम होगा। और कौन बता रहा है ये सेम होगा भाई? अल्फा, ये बीटा, ये Q1, ये Q2, ये M1, ये M2। एक तो ज्यादा दिखा दो। अच्छा एक बात बताओ, पहले देखो कि मास तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं। मास है तो mg नीचे लगा, mg नीचे लगा। दोनों के चार्ज से जितना ये से धक्का दे रहा है उतना ये से, ये डायरेक्शन में फोर्स कैसे हो रहा है? दोनों सेम। अब जब सेम हो रहा है तो ये एंगल मस्ट बी इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू बीटा, कॉमन सेंस की बात। यहाँ मास सेम, यहाँ बताओ क्या होगा? अच्छा, यहाँ भी सेम होगा, चार्ज अलग अलग है भाई। है, देखो ये चीज इसने पढ़ी बस यहीं पर, यहाँ हम लोग कमी करते। इससे ये मालूम होना चाहिए चार्ज भले कोई भी मैग्नीट्यूड के हो, फोर्स हमेशा दोनों सेम होते, चाहे छोटा हो चार्ज चाहे बड़ा। मैंने बताया चार्ज के फोर्स के फॉर्मूले में प्रोडक्ट है, तो बोथ फोर्स विल बी सेम। अब जितना ये लगा था उतना ये लगा, दोनों सेम है, नीचे साइड वेट भी सेम है, तो अभी भी अल्फा इक्वल कैसा होगा? होगा ना। तीसरी सिचुएशन ये है, इन्होंने कह दिया M1 ज्यादा ज्यादा M2 कम है। अब हमने देखा कि नेट फोर्स जो इधर लग रहा है, रिपल्शन तो सेम है, जितना इस पर उतना नीचे वाला जो ज्यादा होगा, दो लटक रहे ऐसे, जो ज्यादा भारी होगा वो ऐसे दब जाएगा, उसका एंगल कम हो जाए। भाई जो भारी होगा वो वेट अर्थ अपनी ओर खींच लेगी ना, उसको ज्यादा, तो जो कम वेट का होगा उसको कम, तो एंगल वही तो कम होगा। मास इसका ज्यादा है तो ये भारी है, तो इसका फोर्स ये ज्यादा लगा, ये वाला कम ज्यादा लगा। दोनों मैंने अलग अलग मैग्नीट्यूड में दिखा दिए। ये ज्यादा लगा तो आप कह देंगे भैया ये ज्यादा झुक जाएगा। देन इफ M1 इज ग्रेटर देन M2, जिसका मास ज्यादा वो ज्यादा झुकेगा, तो उसी का अल्फा लेस देन बीटा है। समझ आई ये बात? कि जिसका मास, हमें इस चार्ज से मतलब ही नहीं है, सच बताएं तो चार्ज तो सेम लगाता है, जिसका मास ज्यादा होगा उसी का एंगल कम होगा, वेट उसी का बढ़ेगा, वो झुक जाएगा और एंगल उसका कम। अरे बोलो, समझ आई ये बात? नोट कर लो तीनों सिचुएशन। अब इसे हम आगे पानी में डालते, अब देखेंगे। तुम बताओ, इन दोनों को ग्रेविटी फ्री स्पेस में ले गए, कहाँ ले गए? तो इनके बीच का, स्ट्रिंग के बीच का एंगल कितना होगा? 180। क्यों? लग ही नहीं रहा सीधा सीधा, वहां पर हमारा रिपल्शन लग रहा है, तो 180 ही बनेगा। समझ आ रहा है? शाम को आ जाएंगे घर पे, उसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे हाइड्रोडायनामिक्स, है ना? उसको करा देंगे 4-6 दिन में। हो गया बेटा। तो ये तीनों सिचुएशन समझ आ गई, एंगल वैंगल किसका ज्यादा। रब करूं? क्या बोला था अभी मैंने उससे बच्ची से? ये सिस्टम को हम ऊपर ले गए जहां ग्रेविटी है ही नहीं, तब गैरेस्टिंग के बीच का एंगल कितना होगा? क्योंकि बेटा जब कोई है ही नहीं नीचे खींचने वाला, तो हम लटकेंगे नहीं। रिपल्शन लगा तो हम ऐसे फैलते जाएंगे, इससे ज्यादा जा नहीं पाएंगे।
तो दोनों एंगल स्ट्रिंग के बीच का एंगल कितना बनेगा 180। ठीक, ग्रेविटी फ्री स्पेस द एंगल बिटवीन द स्ट्रिंग्स विल बी 180। आप ऐसी सिचुएशन बना भी सकते हैं। एक ये चार्ज मिड पॉइंट, ये कोई भी मास हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वेट चूंकि ग्रेविटी है ही नहीं। जब करूं, देखो जरा, ये दिया हुआ Q1, ये दिया हुआ है Q2, ये M1, ये M2। अच्छा एक बात बताओ, ये वाला चार्ज या फिर ये वाला चार्ज इक्विलिब्रियम में है या नहीं है तो रिपल्शन लगा, ग्रेविटी लगी, टेंशन लगा, माने एक पर एक, तो ये फोर्स लगा टेंशन, ये मान लो मास सेम रख दो, ये लगा mg, इसने इसे धक्का लगा तो एक वाले पर ये लगा इलेक्ट्रोस्टैटिक, तीन फोर्स लगे। कितने लगे बेटा? तीन फोर्स। अब ये इक्विलिब्रियम है, कभी कह देता बीटा की वैल्यू कितनी हो, अब वो कभी कहता बीटा कितना तो अल्फा कितना, अल्फा बीटा मैं बता चुका हूं बराबर कब होती है। ठीक, बात समझना, अभी पीछे बता चुके, तो बीटा पूछा जाए तो अल्फा भी हम लोग निकाल लेंगे। अच्छा, तो मैंने कहा एक तो इसका तरीका होता है लेमीज थ्योरम से, दूसरा वेक्टर रेजोल्यूशन से। ये चार्ज Q2 है, इसे मैं ऐसा बना दूं तो तुम्हें दिक्कत है किसी को? अगर ये बीटा है तो शायद ये भी बीटा होगा। अरे भैया देखो, ऑल्टरनेट एंगल बन रहा है, ये बीटा है तो ये भी बीटा होगा। इस टेंशन के दो कंपोनेंट, किसी वेक्टर को रिजॉल्व अगर मैं करूं तो दो पार्ट में रिजॉल्व करता हूं। एक तो टी का ये कंपोनेंट बनेगा टी कॉस बीटा, और एक ये बनेगा टी इस साइड वाला, क्या होगा टी साइन बीटा। ये तो Q2 था, मैं इधर लिख दूं, हाँ। अच्छा, इक्विलिब्रियम में है, ये वाला फोर्स मस्ट बी इक्वल टू ऊपर वाला, बैलेंस हो रहा है, ये वाला फोर्स मस्ट बी इक्वल टू ये टी साइन बीटा, तभी तो इक्विलिब्रियम में। एक तो ये तरीका, तो मैंने लिखा टी साइन बीटा इक्वल में एस ई, और टी कॉस बीटा इक्वल में एम जी। भाई सबका दिक्कत, एक में दो का डिवाइड कर दो, टी डी कैंसिल हो गया, साइन अपॉन कॉस। इसको क्या पढ़ा है ऐसी को? अरे जो भी क्यू इंटू ई पढ़ते हैं अभी आगे आएगा, एक ही बात है, एम इंटू जी। लो भाई बीटा यहां से निकाल, एंगल निकालना आ गया, टेन इनवर्स समथिंग जो भी बनकर है, ये बीटा जितना, तो हमने कहा मास अगर सेम है तो अल्फा, मास अगर ये ज्यादा होता तो आप कहते बीटा की वैल्यू ज्यादा और इसकी वैल्यू कम, ये हम लोग ऐसा कर देते। क्या ये बात समझ आई? लेमीज से बताएं, यही वाला ठीक है यार। ठीक, नोट करो, अगर एंगल पूछ दिया जाता, शिवा पानी नहीं लाती हो? लाया करो बेटा डेली, गर्मी बहुत है, बार बार पियो, प्यास लगे तब भी, ना लगे तब भी। जब करूं, कभी टेंशन भी पूछ दे बेटा, यहाँ देखो, एक इक्वेशन हमको ये मालूम थी और एक इक्वेशन ये, दो हैं। अगर टेंशन पूछा जाता है ये वन होती है टू होती, तो आप कहते सर वन और टू का अगर स्क्वायर करके ऐड कर दें तो ये तो शायद बनेगा टी स्क्वायर।
साइन स्क्वायर बीटा एल एच एस इसका स्क्वायर किया प्लस इसका एल एच एस स्क्वायर किया टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल ये दोनों का स्क्वायर करके ऐड करोगे तो बड़े सॉरी क्या बनेगा एफ ई स्क्वायर प्लस एम जी का टी स्क्वायर ले लो कॉमन तो हो गया 1 समथिंग ये ऐसे ही लिख दो एफ ई स्क्वायर प्लस एम जी का होल स्क्वायर टी इक्वल अंडर लो। अगर टेंशन पूछे तो हम ये डायरेक्ट लिख दें है अंडर रूट कैसे। हाँ ये तो बहुत अच्छी बात कही कि अंडर रूट हटा सकते भैया हम तमाचा बड़े अभी तुम्हारे ये दो टर्म है भाई होल स्क्वायर छोड़ी है ये दो टर्म है और दो टर्म में थोड़ी हटाया जाएगा अगर एक ही टर्म पर होता तो हटा देते यही तो बता रहे बेसिक हम लोगों के कमजोर होते हैं उस वजह से बड़ा समस्याएं आती है नोट करो हो गया रब कर दूं बना नहीं बेटा समझ आ रहा है कुछ है रब करो चलो आगे देखते हैं देखिए मैथमेटिकल टूल तुम लोग थोड़ा सा पढ़ लेना तुम्हारा तो नहीं ये बच्ची है तुम्हारा तो पढ़ा ही होगा जहाँ कोई दिक्कत लगे क्योंकि बिना उसके बड़ा दिक्कत होती है हाँ अच्छा स्ट्रिंग में मैंने एक चीज और अगर देखी कि ये मेरे पास एक चार्ज है एक चार्ज ये है और ये किसी भी मीडियम का अगर मुझे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना हो क्या निकालना हो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो यहाँ एक मेथड है कि आप न्यूमेरिकल माने कुछ भी माने मैं किसी मीडियम का डाइलेक्ट्रिक निकालना चाहता हूँ मान लो कि इसको मैंने किसी इस सिस्टम को किसी लिक्विड में रख दिया कोई लिक्विड जिसका डाइलेक्ट मान पानी भर दिया पूरे में कोई और गैस वैस भर दी या कांच वांच पिघला हुआ जो भी है आप कहेंगे सबसे पहले इस वाले पर एक फोर्स लगेगा ये वाला एंगल अगर मैं बीटा की जगह थीटा कर दूं एक ही बात है तो मैंने कहा सर टेन थीटा तो मुझे बहुत आसानी से पता होता है क्या एफ ई अपॉन एम जी तो जानते हैं एयर में थे एट जब ये सिस्टम कहाँ है एट एयर अच्छा इन एनी मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक टेप अब इसको मैंने एक मीडियम में डाल दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कितना है अच्छा आप कहेंगे सर टेन थीटा डैश इक्वल थीटा जब भी उसमें डाल रखा ये धागा ना होकर के फिक्स रॉड ले ली क्या ले ली तो एंगल हमने बदला ही नहीं एंगल क्या करा एंगल उतना ही बना अच्छा भाई कितना बनेगा एफ आप कहें किसी मीडियम में तो ये होता है अपॉन क्या सही है गलत क्या गलत पानी में डालेंगे तो उस पर एयर में था तो वेट एम जी और यार वाटर में आ गया तो एम जी माइनस थ्रस्ट है ना ये चीज तो ध्यान रखनी है तो एम जी माइनस थ्रस्ट होता है वो जो जितना साइज है बॉल है बॉडी है उतने साइज का जो वाटर होगा उसका वेट बस इतनी बात समझिए थ्रस्ट का मतलब क्या एक फुटबॉल मेरे पास है और वो स्पेस कुछ घेर रही है उसको मैंने पानी में डाल दिया उतने स्पेस में वो जो पानी जितना हो मान लो पानी की बॉल मिल गई उसी का वेट होगा क्या थ्रस्ट तो यहां पर मैंने लिख दिया एम डैश ये एंगल सेम है बना जी तो हम अपने अकॉर्डिंग फिक्स कर ही रहते हैं तो अपन कहेंगे थीटा इज इक्वल थीटा डैश
देन टेन थीटा इज इक्वल टेन थीटा डैश, और ये वैल्यू एफ ई अपॉन एम जी, और ये वैल्यू एफ ई डैश। यार एफ ई डैश को यही तो कहते हैं मीडियम में के का डिवाइड हो जाता है। मीडियम में किसी में डाल दो फोर्थ जो चार्ज के बीच लगता क्या होता है भाई, एयर में हमने पढ़ा है 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन आर स्क्वायर, तो दूसरे मीडियम में क्या पढ़ा है 1/4 Q1 के, और आ जाता है बस यही तो हम लोग कहते हैं एफ के अपॉन के, एफ ई अपॉन के। ये बात समझ गए? अच्छा भाई, अपॉन एम जी माइनस एम डैश जी, एफ ई कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर ले आओ, के अपॉन एम जी माइनस एम डैश जी इक्वल एम जी डैश। क्या मैं सही हूँ? एम जी अपॉन ना, मैं सही तो नहीं हूँ, मैं सही नहीं हूँ, 1/mg इक्वल ये ऊपर पहुंचा दो एम जी माइनस एम डैश जी अपॉन के, अभी भी सही नहीं हो, गलत है। ये तो रेशियो का फॉर्म बना, इसके रेशियो में तो 1 है, फर्स्ट 4 2 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा होता है ना। ये हम लोग छोटी छोटी गलती ना करके ये करेंगे, तो 1/mg, या लिखेंगे 1/k एम जी माइनस एम डैश जी, 1/mg 1/k एम जी ले लो कॉमन, आप मास को लिखेंगे वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। अरे यार लिख दें क्या, इसको लिखेंगे एम को वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी, यहां पर वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी, ये डेंसिटी काय की है, वाटर, जो भी मीडियम, जरूर थोड़ी वाटर हो, तो ये किसकी है, वो जो बॉल बनी, वो जो मटेरियल का चार्ज जिसमें रखा उसका। कॉमन ऑमन लेंगे हम लोग क्या, कुछ कॉमन ले लो, 1/k, थोड़ा सा ध्यान देना भाई, यहाँ वी रो जी कॉमन ले लो, वी रो जी ब्रैकेट 1 माइनस रो सिग्मा है, रो ले लिया जबरदस्ती तो नीचे आ गया, इसको वी रो को कहते क्या, 1/k, वी रो को हम लोग क्या कह सकते हैं, एम जी, वही एम जी ब्रैकेट 1 माइनस सिग्मा अपॉन रो, और ये बना आकर के 1/mg, एम जी कैंसिल के आ गया हमारा, कितना आ गया, अरे भैया के इज इक्वल 1/रो माइनस सिग्मा अपॉन रो, ऊपर पहुंचेगा। किसी भी मीडियम का डाइलेक्ट्रिक निकालना हो, आपको पता होना चाहिए ये रो किसका है, वो जो बॉडी चार्ज है जो अंदर जा रही पानी में, उसकी डेंसिटी, सिग्मा जिस मीडियम में जा रही उस मीडियम की डेंसिटी, बस दोनों डेंसिटी पता हो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकल। कुछ समझ आया, कहाँ गड़बड़ लगा? तो मैं केवल इस फॉर्मूले से मतलब है, बाकी तो हमने बता दिया। हाँ, कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एनी मीडियम, हमको अगर मीडियम की और जो बॉल उसमें या जो बॉडी उसमें डाली जा रही दोनों का डेंसिटी पता हो, तो मैं ये फॉर्मूला लगा के उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकाल लूं। नोट कर लो, लिख देना फाइंड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एनी मीडियम, के इक्वल क्वेश्चन। हो गया, रब कर दूं, लिख लो आराम से लिख लो।
कर दूं? ये थोड़ा सा 11th का टॉपिक है, किसी को अगर कम आता है तो बस यहाँ पर समझ लो, मास की जगह वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, डेंसिटी उस मटेरियल की जिसको डाल रहे हैं पानी में, यहाँ वो पानी की डेंसिटी लगाएंगे। फिर मैंने ये वाला कॉमन ले लिया, कारण इसको mg लिख सकते हैं, mg कैंसिल होना है। सब करते हैं। ये याद रखना है किसी मीडियम का डाइलेक्ट्रिक निकालने का ये फॉर्मूला। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैसे उसने कहा कि मेरे पास ये कोई स्फेरिकल चार्ज, कैसा चार्ज है, हॉलो कंडक्टिंग हो या सॉलिड, आपको पता है चाहे हॉलो हो चाहे सॉलिड, कंडक्टर है तो ऑल द चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इट्स आउटर, ये तो होता है। ये चार्ज यहाँ पर रखा हुआ पॉइंट चार्ज है, इंडक्शन इसकी वजह से नहीं होगा, तो क्या इनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक वैलिड है? आप पहली गेस। इससे जो लाइनें निकलती, ये ऐसा लगता है जैसे ये लाइनें यहाँ से ऑरिजिनेट होती हैं पॉइंट से। जो लाइन आगे हम इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पढ़ेंगे ना, बिल्कुल ऐसा लगता है ये लाइन कहाँ से ऑरिजिनेट हो रही है, इस पॉइंट से। तो इसका बिहेवियर बिल्कुल कैसा होगा, जैसे कोई पॉइंट चार्ज रखा, कैसा होगा, पॉइंट चार्ज। अब हमने कहा कि इनके बीच लगने वाला फोर्स ये अगर आर है और ये 10 आर, तो इनके बीच का फोर्स बताइए, आप कहेंगे फोर्स वही हो जाए क्या, एफ इक्वल इसकी चार्ज की वैल्यू क्यू है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू, माने क्यू क्यू अपॉन आर की जगह क्या लेंगे, 11 आंसर, एक लाइन। ठीक है, अगर ये दो होते स्पेयर तो इंडक्शन होता, तो शिफ्ट पीछे होते, फोर्स ज्यादा या कम कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है कहाँ शिफ्ट हो रहा है, प्लस माइनस पर। ठीक है, ये हम ऑलरेडी बता। अगर ये नॉन कंडक्टिंग होता तो चार्ज कैसा फैला पड़ा होता, पूरे वॉल्यूम में। अच्छा, लिख लेते हम यहाँ पर, लो भाई पूरे वॉल्यूम यूनिफॉर्मली फैल जाता, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं इस स्फेरिकल बॉडी का सेंटर तो ये है, इससे मैं एक छोटा सा स्फीयर कट करके निकाल देता हूं, ये निकाल के मैंने यहां रख दिया, यहां तो खाली स्थान बचा क्यों, कह देता अब बचे हुए पार्ट पर टोटल चार्ज कितना, क्या बोलेगा, एट व्हाट वैल्यू ऑफ द टोटल चार्ज ऑफ रिमेनिंग पार्ट। अच्छा, दूसरा, या फिर एट व्हाट वैल्यू ऑफ द चार्ज, जो जितना पोर्शन मैंने काट के अलग किया उतने पोर्शन में कितना चार्ज, ये बताना। क्वेश्चन आगे आएगा इलेक्ट्रिक फोर्स का, लेकिन पहले हमें ये पता हो। ठीक, आप सबसे पहले देखेंगे कि इसका चार्ज है क्यू। मान लीजिए जब भी किसी बड़े चार्ज से कुछ काट के निकाला जाए, उसका चार्ज निकालना हो तो आप क्यू डैश कह सकते हैं। आप लिखेंगे टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम, टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम 4/3 पाई आर, जिस बॉडी पर चार्ज है ये, टोटल चार्ज अपॉन टू। अच्छा,
इसी को रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रो। आगे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, रो, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज। अच्छा, फिलहाल टोटल क्या है? अब जिस पोर्शन का तुम्हें निकालना हो उसका वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम ऑफ, लिख दे, वॉल्यूम ऑफ कौन सा पार्ट कहलाएगा ये जो इससे अलग हो रहा है? वॉल्यूम ऑफ डिटैचिंग पार्ट, कुछ भी कह दो। फिलहाल मैंने लिखा स्मॉल वी, आप कहेंगे भैया क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हाँ ये क्या बोलूं, क्यू अपॉन 4/3 पाई r³ इंटू वॉल्यूम कितना होगा जो पार्ट डिटैच किया जा रहा है उससे, इसका बेटा वॉल्यूम क्या होगा तुम बताओ बच्ची? 4/3 पाई, आर कितना होगा? आर कितना होगा इसका, रेडियस कितना होगा भाई? नहीं लिखेंगे, कैपिटल आर के टर्म में बताओ कितना होगा बेटा? इसको जो काटा है इसका सेंटर से टच कर रहा है, ये तो रेडियस होती है। जो रेडियस इसकी है बड़े वाले की, वो इसका डायमीटर नहीं बनेगा, है ना? डायमीटर बनेगा, और डायमीटर बनेगा उसकी रेडियस कितनी होगी? r/2। क्यूब 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 कैंसिल, बचेगा कितना? q/8 है, सही है ना? 4/3 r³ कैंसिल, क्यू 2 टू द 4 टू द 8, माने यार इतना जो पार्ट काट के निकाला उसका चार्ज आ गया, ये समझ आ गई बात? फिलहाल इतना लिखो, उसको लिख लेना कहीं दूसरे क्वेश्चन के लिए। हो गया? ये समझ में आ गया? बड़े स्क्वायर से छोटा स्क्वायर निकाल के रखा, उसका चार्ज अभी निकल कर। अब क्वेश्चन बताऊं मैं? अभी चेहरे से कुछ मुस्कुराया करो। हाँ, एक तो अजीब सा लगता है, ऐसे घूर के देखते हुए खा जाओगे। देखो जरा आगे देखते हैं बेटा, एक चीज है, क्वेश्चन वही पीछे वाला, देखो यहाँ इसी के इस पॉइंट पर कोई चार्ज ये है कि बड़े वाले से छोटा सा टुकड़ा काट के फेंक दिया, तो जो रिमेनिंग पार्ट बचा वो फोर्स कितना लगाएगा? क्या कह रहा है? बड़े वाले स्फीयर से एक छोटा सा टुकड़ा काटा, काटने वाली सिचुएशन यही है कि इसका ये सेंटर से टच कर रहा, ये आपको कुछ हिंट देगा, पता चल जाएगा इसका रेडियस, इसका रेडियस चार्ज क्यों है, रेडियस ये है। अच्छा, कह रहे रिमेनिंग पार्ट कितना लगाएगा? इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते, देखो देखो देखो, पूरा वाला जो पॉजिटिव है इस वाले को क्या करेगा? धक्का देगा। क्या करेगा? रिपेल। ठीक है, तो जो पोर्शन आपका खाली बचा वहां माइनस मान लेना। क्या मान लेना? माइनस, माइनस है तो अपनी ओर खींचेगा। ठीक, नेट फोर्स आपका जो होगा वो एफ, ये वाला एफ रिजल्टेंट, और ये एफ डैश। पहले हम लोग ये बात समझ लें, क्या कहा? पूरा वाला इसको क्या धक्का देगा? जो पोर्शन तुमने काट लिया उतने ही पोर्शन का फोर्स तुम्हें घटाना है, तो मान लो कि यार इधर नेगेटिव चार्ज अपनी ओर खींच रहा है, तभी तो माइनस करेंगे, बात तो एक ही है ना। अच्छा, तो माइनस एफ, एफ की जगह कितना होगा?
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पर कैपिटल क्यू बड़ा वाला स्मॉल क्यू छोटा वाला अपॉन आर। आर यहाँ पर हमने मान लिया इसके सेंटर से ये डिस्टेंस है, जो कितनी मानी थी हमने? अरे भैया मानी है, ये रेडियस आर थी और ये साइड हमने माना था पिछले क्वेश्चन में 10 आर है। ये देखो ना, इनके बीच का सेपरेशन 10 आर माना था, पिछले ही वाला क्वेश्चन बनाइए। हाँ, तो आप कहते सर ये वाला तो हो रहा 10 + 11 आर का होल स्क्वायर। क्वेश्चन आसान है, बस तो एक बार देख लो। दूसरा वाला इस पोर्शन की वजह से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ही ले लो। हाँ, Q1 Q2, Q1 का मतलब Q/8, ये तो निकाला। Q1 Q2 मतलब स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर कितना होगा बताओगे? तुम बताओ, आर बेटा कितना होगा छोटे वाले स्क्वायर से? 10 आर। तुम बताओ, बोलो बोलो। हाँ, अरे गजब, सबसे अलग कितना होगा? 10 आर तो ये है ही, प्लस इसकी रेडियस r/2 है, तो टोटल तो आर था, रेडियस r/2। तो 10 आर प्लस r/2 माने 21/2 आर। क्या मैं सही हूँ? ये होगा 21 r/2 का होल स्क्वायर। लो भाई आंसर आ गया, कुछ कॉमन कॉमन ले लो। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू और ये 121, 11 11 कितना होता है? 121 r स्क्वायर। और ये कितना होगा? 21 कितना होता है भैया? 4 तो ऊपर हो जाएगा, 8 नीचे हो जाए तो 1/2। अरे भाई ये 4 है, ये 8 है, 4 × 2 = 8, 2 हो गया। ये वाला क्यू है, ये स्मॉल क्यू है, ये आर स्क्वायर का मतलब क्या बनेगा? आर स्क्वायर में क्या लिखेंगे हम लोग? 21 का स्क्वायर। 21 × 21 441 होता है ना। काय धर दिया, कॉमन चले गई। आर स्क्वायर और ले लो कॉमन, चलो भाई साहब आर स्क्वायर और लो लो। तो इसको यार सॉल्व सॉल्व कर लोगे तो कर ही लोगे आंसर। ठीक, अगर लेंदी कुछ बना के देंगे तो ऐसे देने लगेंगे। नोट करो जरा, लिखो। when a charge sphere of radius capital R and charge Q, when a charge sphere, ब्रैकेट में नॉन कंडक्टिंग लिख लेना, when a charge sphere, when a charge sphere, ब्रैकेट में नॉन कंडक्टिंग, of charge Q and radius R, radius R, if a small spherical part, if a small spherical part is cut from the large sphere, cut, कट लिख दो या रिमूव कर दो, रिमूव फ्रॉम द लार्ज स्फीयर, देन फाइंड द फोर्स, find the force of remaining part of sphere, find the force of remaining part of the sphere, remaining part of sphere and small q। बाकी फिगर में दिया कितनी डिस्टेंस पर है। दिख रहा है शिफा?
हो गया। तो वो क्वेश्चन इसी में देख सकती है। यहाँ बना दिया हमने कैविटी, चार्ज निकाल लो इस कैविटी का, टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम, इसलिए इतने वॉल्यूम का मल्टीप्लाई करो आगे चार्ज, कोई दिक्कत नहीं। इस पर फोर्स लगाएंगे, बड़ा वाला इधर लगा रहा, छोटा वाला इधर लगा रहा, किसी डायरेक्शन में तो लगेगा नेगेटिव वाला है। दो वेक्टर इस वाले वेक्टर से इस वाले वेक्टर घटाना आ जाएगा, ये एंगल पता हो जाएगा आपको, तो कोई सिचुएशन देगा, है ना, एंगल पता हो जाएगा तो बस सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला लगाते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, ठीक, उससे ये वाले रिलेट करते। चाहे यहाँ कर दूं मैं कैविटी, यहाँ कर दूं, यहाँ कर दूं, कहीं भी बना दूं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हो गया। बोले यहाँ तक किसी को दिक्कत है? किसी को कोई प्रॉब्लम? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये कह रहे हैं चार्ज क्यू है, इसको डिवाइड करो टू पार्ट में। कितने पार्ट में? दो पार्ट में, और किसी डिस्टेंस पर रखने पर फोर्स कैसा हो जाए इनके बीच, मैक्सिमम कैसा हो जाए? व्हेन अ कैपिटल क्यू ब्रेक इन टू पार्ट, at what value of the part breaking part which are placed at a certain distance and the force between them becomes maximum। तो मैक्सिमम मिनिमम पढ़ा है कभी? तुमने पढ़ा है? नहीं पढ़ा है? मैं कहाँ पढ़ा? 11th में पढ़ा था। तुम्हारा बायो है ना? अच्छा भाई, इसके मैंने दो पार्ट करना चाहे, अगर मैं कह दूं एक अगर क्यू हो तो दूसरा वाला बड़े में से ये घटा दो, यही तो पार्ट हो जाएगा। तो किसी डिस्टेंस पर मैंने रख दिया, किसी भी डिस्टेंस पर रख दो, कह रहे इनके बीच फोर्स मैक्सिमम कितने कितने पार्ट में ब्रेक करूं, माने कैसा कैसा पार्ट की वैल्यू बताओ जिससे कि फोर्स मैक्सिमम। आपने फोर्स का फॉर्मूला लगाया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैंने के कह दिया कांस्टेंट, ठीक, वो वाला के नहीं, डायरेक्ट कांस्टेंट के, लैम्डा भी लिखते हैं कुछ किताबों में, हाँ, क्यू, क्यू माइनस क्यू अपॉन। अच्छा, मैक्सिमम मिनिमा की सिचुएशन आती है, इसको हम ऐसा लिखेंगे, क्यू क्यू माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन आर, ठीक। अच्छा, मैक्सिमम मिनिमा के लिए क्या लिखा, एफ मैक्स और एफ मिन, चाहे मैक्सिमम हो चाहे मिनिमम हो, एक बार डेरिवेटिव जो किया उसको जीरो करना पड़ेगा, ये होती कंडीशन। अब मैं यहाँ क्या लिखूं? जो चीज तुम्हें पता नहीं वही वेरिएबल है, जो तुम निकाल ले वो तो मालूम नहीं है, वेरिएबल वही हो गया, तो डी क्यू। अरे आप रख दो जरा वैल्यू, डी ओवर डी क्यू कितना होगा, कहाँ गया फोर्स, ये के बाहर ले लो, आर स्क्वायर बाहर ले लो, बचा कितना, क्यू क्यू अपॉन क्यू स्क्वायर इक्वल जीरो। ये टर्म फिक्स है, बदल नहीं रहा, कांस्टेंट में गया जीरो, ये इधर चला गया जीरो, इसका डिफरेंशिएशन क्यू के रेस्पेक्ट में क्यू का होता वन, तो बचा केवल क्यू इंटू वन, आता है ना। क्यू स्क्वायर का एक्स स्क्वायर का होता 2x, मैंने लिखा 2q इक्वल कितना, जीरो, क्यू बराबर 2q और क्यू इक्वल, और इसका मतलब ये चार दो इक्वल पार्ट में जब ब्रेक करोगे तभी इनके बीच का फोर्स कैसा होगा, मैक्सिमम। नोट कर लो। हो गया। फोर्स की कुछ अच्छी बातें भी सीखी, ठीक।
अभी वेक्टर फॉर्म होना है, वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलम, उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल बनेंगे। तो पढ़ दूं? देखो जरा, एक चार्ज हमारे पास क्यू है और दूसरा चार्ज हमारे पास मान लो क्यू टू है। एयर है, इनके बीच फोर्स मैक्सिमम होता है, हमें सबको पता। व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस टी, ये क्या है? डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, थिकनेस कितनी है इसकी? टी। इज प्लेस्ड बिटवीन दीज टू चार्ज एंड एट व्हाट वैल्यू ऑफ द फोर्स। फोर्स की वैल्यू इनके बीच क्या होगी ये बताना। कोई स्लैब रख दिया गया, कई सारी, एक मीडियम ना हो के कई स्ट्रिप स्लैब की रख दी जाए, कई स्टेप की स्लिप रख दी जाए, तब इनके बीच का फोर्स क्या? फिलहाल तो मैंने एक स्लैब का देखा। फोर्स की वैल्यू क्या होती है? इनके बीच एयर में जो डिस्टेंस है वो आर कितनी है? चार्ज के बीच थिकनेस में। हाँ, पढ़ा है, आज पढ़ लो। जब भी ऐसी सिचुएशन स्लैब वाली आए तो आप आर की जगह लिखेंगे आर माइनस टी, टोटल में से ये टी घटा प्लस टी अंडर रूट के माने इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये फॉर्मूला लगा। क्या कहा मैंने? If the dielectric slab is placed between these two charges, then the value of the force becomes zero. अगर ये पट्टी को हटा दूं तो आप कह रहे हैं टी तो जीरो है, ये टर्म जीरो होगा, ये टर्म वही बनेगा आर स्क्वायर। अगर इस पट्टी को मैं पूरे एरिया में बढ़ूं तो आप कह रहे हैं टी बिकम्स डी। अरे जो आर है उसी के बराबर तो हो गई, तो आर और टी जब बराबर होगी ये कैंसिल, ये बचेगा आर और ये के, तो आर स्क्वायर के इधर आ जाएगा, पूरे मीडियम के लिए वही बना। अच्छा, यहां मैं लोहे की स्लैब रख दूं, माने मेटल का स्लैब बीच में रख दूं, क्या रख दूं? मेटल का के कितना होता है? इनफाइनाइट। अच्छा, ये इनफाइनाइट करोगे तो सब कुछ नीचे वाला इनफाइनाइट, ऊपर जब डिवाइड इनफाइनाइट कर दोगे तो क्या? तो दो चार्ज के बीच में अगर मेटल की शीट रख दी जाए तो इन चार्ज के बीच का फोर्स जीरो। नहीं समझ आया क्या कहा मैंने? If the metal sheet is placed between these two charges, then the force becomes zero. There is no charge on the charge particle. There is no force on the charge particle. इन चार्ज पार्टिकल पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। नोट करो जरा, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस व्हेन द डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज प्लेस्ड। फोर्स acting on the two charges when the dielectric slab is placed. टीवी थिकनेस दिखाया करो अच्छे, रफ एक फेयर कॉपी बनाना, उसमें ये नोट्स बनाते चलना है। जब ये चैप्टर पूरा करा लेंगे, एक टेस्ट लेंगे बेसिक नॉर्मल वाला, माने मेंस थोड़े से हल्के क्वेश्चन रखेंगे, दूसरा वाला अच्छा टेस्ट लेंगे, तो एक चैप्टर इस यूनिट की दो टेस्ट अच्छे हो जाएंगे ना। जल्दी करो। आज इसी को थोड़ा सिचुएशन अगर मैं बदल दूं, ये बेटा एक स्लैब और रख दी, T1 है, ये T2 है, और एक स्लैब मैंने ये ले ली, ये T3, और भी कई स्लैब का कॉम्बिनेशन ले, अलग अलग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट,
फोर्स में क्या फर्क पड़ेगा, आप कहेंगे 1/4/ε0 ये तो रहेगा, Q1 Q2 भी रहेगा, ये होगा 1/R1 R माइनस T1 प्लस T2 प्लस जितने भी स्लैब हैं, एन स्लैब हैं तो ये एन लिखेंगे, समझना पहले। तो प्लस का क्या लिखा था बेटा, T1/√K1 प्लस T2/√K2 प्लस डॉट डॉट डॉट, अब आप लास्ट वाला टर्म लिखना ये, इसका स्क्वायर, केवल ये फर्क पड़े, ठीक है। हर एक के लिए फॉर्मूला ये होता है। हाँ हाँ हाँ, चलो हम वो नंबर दे रहे हैं, वो नंबर डाल देंगे 12 डिजिट। हाँ तो भेज रहे हैं ना हम, रुको उनसे, व्हाट्सएप कर रहे हैं हम। ओके बेटा, कितनी भी स्लैब रख दी जाए फार्मूला हमारा ये होगा। मेटल की शीट रख दी जाएगी तो फोर्स 0 हो जाए। चलो आज इतने ही रहने दें, तो कल से 8 बजे